EME HMT का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 63rd डिप्लोमा वाला, 63rd डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन। ठीक है, कितनी तारीख को हुआ था ये पेपर हमारा? 2 मार्च को हुआ था, 2 मार्च 2024 की डेट में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं अब। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, इफ़ द टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। देखो, इस तरह का क्वेश्चन मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि इसमें ना एक तो डायग्राम नहीं दिया, तो डायग्राम भी बनाना है पहले। तो देखो, ये एक सर्कल बनाया मैंने, बोलता है 2 टेंजेंट है P और PB। तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को बाहर से टच करे, और PA और PB 2 टेंजेंट है, यानी 2 पॉइंट P से शुरू हो रही है। दोनों कहाँ से शुरू हो रही है? P से। तो एक टेंजेंट है PA ये, और दूसरी टेंजेंट है PB ये, एक सर्कल पे विद सेंटर O। सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है? O है। सर्कल का सेंटर है O। दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये एंगल जो है हमें गिवन है, कितना है? 80 डिग्री। ठीक है, तो हमें बताना क्या है? एंगल POA, एंगल POA, यानी अगर मैं इसमें एक स्ट्रेट लाइन जो ना दूँ तो ये वाला एंगल बताना है कितना है। ठीक है, तो इसके लिए होता क्या है, अब देखो देखो ये डायग्राम कुछ ऐसा। अब इसको दोबारा से बना लें, तो ये 80 डिग्री है। अब क्योंकि जो टेंजेंट होती है वो सर्कल पे जहाँ भी टच करती है वहाँ पे कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। तो ये दोनों हमारे पास 90 डिग्री है, हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, और ये AOBP ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। क्या है ये? तो ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया? PAOB। तो इसके चारों एंगल को प्लस करके क्या आना चाहिए? 360 डिग्री। तो जो ये बन रहा है इसमें ये हो गया हमारा 80, ये हो गया 90, ये भी हो गया 90। तो 90 90 180 और 80, 80 प्लस 90 प्लस 90 प्लस x मान लो, इसको हमने मान लिया ये x है। इन सबको प्लस करके क्या आना चाहिए? 360। तो यहाँ से x की ये हो जाएगा 180 और 80, 260 प्लस x बराबर 360। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 360 माइनस 260, यानी कि 100। x क्या हो गया? 100। यानी ये पूरा एंगल जो है मेरा, ये पूरा एंगल जो वाइट बना रहा है, ये पूरा 100 हो गया। ठीक है, वैसे तो इसकी एक डायरेक्ट ट्रिक भी होती है, हालांकि ज़रूरी नहीं है, खैर ट्रिक वगैरह से ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब एक प्रॉपर्टी और होती है कि जब ये टेंजेंट हम इसको ज्वाइन करते हैं ना इस सर्कल में, जब आप सर्कल चैप्टर पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि जब हम इस लाइन को ज्वाइन करते हैं तो ये ऊपर वाला, तो फिर ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी होते हैं ये। ठीक है, क्या क्या होता है इसमें? ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये तो होते ही हैं दोनों 90 90, और ये एंगल इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है इसकी। तो क्योंकि अब ये पूरा एंगल 100 है, अब ये दोनों इक्वल हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो मैं इसको y मान लेता हूँ और इसको भी y मान लेता हूँ। तो होगा क्या? हमें पता है कि y प्लस वाई हमारा 100 है, हमने अभी निकाला था। तो यहाँ से 2y क्या हो गया? 100, और y की वैल्यू क्या हो गई? 50 डिग्री, यानी ये एंगल 50 हो गया। और यही हमसे पूछा था ये वाला स्टार्टिंग में, POA। तो हमारा एंगल POA कितना हो गया? 50 डिग्री, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर फील्ड। एक स्क्वायर की फील्ड है, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए हमें पहले। तो स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, हमने साइड को x मान लिया क्योंकि दी नहीं होगी। तो इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, इसके चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है आउटर बाउंड्री। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4x। पेरीमीटर क्या होता है? ये देखो, ये जिस एरो लगाया ना जिस लाइन पे, वो पेरीमीटर होता है। और उसके एरिया का फॉर्मूला होता है x का स्क्वायर। एरिया मतलब क्या होता है? ये पूरा, ये शेडेड रीजन जितना भी है,
अंदर का पूरा एरिया होता है, ये पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो ये तो स्क्वायर का बेसिक था कि स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि ये तो इसके बिना तो क्वेश्चन होगा नहीं। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर फील्ड, फेंसिंग का मतलब होता है कोने पे तारबंदी करना। फेंसिंग मतलब ये कोने पे चारों तरफ तार लगा दी हमने। ठीक है, एट ₹25 पर मीटर इज 2000 रुपये में उसने फेंस करवाई, देखो भाई, और 25 रुपये में 1 मीटर तार आती है। तो हमें ना ये उल्टा क्वेश्चन है, कॉस्ट से लेंथ निकालनी है। तो देखो इसमें क्या लिखेंगे भाई, 25 रुपये में हमको कितनी मीटर लेंथ तार मिलती है, 1 मीटर तार आती है। तो हम देखेंगे कि 1 रुपये की हमको कितनी मीटर तार मिलेगी, 1/25 मीटर, ये वहाँ जाके डिवाइड हो गया 25। और हम क्या करेंगे, हमें चाहिए 2000 रुपये, क्योंकि हमने उसे 2000 रुपये दिए हैं। तो 2000 रुपये में हमने कितनी मीटर तार खरीदी है उसको निकालने की क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लिया 2000 से, ये 25 से कट जाएगा, 100 पे 4 दूनी या 20 गुना में 4, ये हो गया 80 मीटर। यानी हमने जो फेंसिंग कराई है, फेंसिंग की जो लंबाई है वो कितनी है हमारी, 80 मीटर। लेकिन हमने फेंसिंग कराई कहाँ है, चारों तरफ ही तो कराई होगी स्क्वायर फील्ड के, यानी कि ये मेरा क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया, क्योंकि चारों तरफ फेंसिंग हुई है। तो कहने का मतलब ये जो है मेरा क्या है, पेरीमीटर है। मेरा पेरीमीटर कितना हो गया, 80 मीटर। लेकिन अभी हमने किया कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 80/4 यानी कि 20 मीटर। तो मेरे को साइड मिल गई, देयरफॉर मेरी जो साइड है वो कितनी है, 20 मीटर। ठीक है, स्क्वायर की। अब आगे आते हैं। अब ये बोल रहा है कि इसको प्लग्ड करना है, प्लग्ड मतलब जुतवाना है। कितने रेट पे, 2 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो जुतवाने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया पे जुताते हैं। तो इसके लिए पहले निकालेंगे एरिया, जो ये स्क्वायर है हमारा, इसका एरिया निकालते हैं। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, या साइड हमने 20 हमने अभी सॉल्व करी है यहाँ पे। तो हमारा एरिया होगा 400 मीटर स्क्वायर। यानी जिस फील्ड की ये बात कर रहा है उस फील्ड का एरिया कितना है, 400 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है। अब इसको हमने जोतना है, प्लगिंग करानी है, कितने रुपए, 2 रुपये पर मीटर स्क्वायर पे। अब इसकी कॉस्ट निकाल लेंगे। देखो, तो हम कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ प्लगिंग। अब हमें प्लगिंग जब करानी है, कितना, 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लेता है ये, 2 रुपये। तो अगर ये 400 मीटर स्क्वायर की प्लगिंग करा रहा है तो कितने रुपए लेगा, 2 गुना में 400 यानी कि 800 रुपये। तो कितने रुपए में प्लगिंग होगी हमारी, 800 रुपये में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अब। इन अ फ्लावर बेड देर आर 300 रोज प्लांट्स लग रहा है इन द फर्स्ट रो, 297 इन द सेकेंड रो, 294 इन द थर्ड रो एंड सो ऑन। तो सबसे पहले 300 हैं, उसके बाद 297 है, उसके बाद 294 है, और ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं। हाउ मैनी रोजेज प्लांट्स आर देयर इन द 60th रो। तो अगर ये 60th रो जो होगी, देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो ऐसे जो 60th रो होगी उसके अंदर कितने रोज होंगे। तो क्या बन रही है, एपी बन रही है। एपी का क्वेश्चन है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हमारी एपी क्या है, 300, 297, 294 एंड सो ऑन। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, 300, कॉमन डिफरेंस इन दोनों का गैप। तो क्या है, सेकेंड टर्म में से माइनस कर दो फर्स्ट टर्म को, तो आंसर आ गया -3। और हमें निकालना है क्या, 60th टर्म की 60वें नंबर पे कौन सा आ रहा है। तो 60th टर्म निकालने के लिए हमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एन। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a+n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो ऐसे अगर मुझे 60th टर्म निकालनी है तो क्या हो जाएगा, a+60 - 1 इंटू डी। तो 60 - 1 डी, तो ये हो जाएगा a+59 डी। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है थी, 300 +59 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू हमारी क्या आई थी यहाँ पे, -3। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 3 9 से 20 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -177। 10 में से 7 गए 3, 9 में से 7 गया 2, 123। तो जो 60th रो होगी इसके अंदर कौन सा होगा, कितने मिलेंगे, 123 फ्लावर्स मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। फोर्थ में बोल रहा है, अब 20 मीटर डीप वेल, एक वेल कुआं खोदा है। तो देखो वेल की शेप क्या है, सिलेंडर। हमें मुद्दा होता है, हमें मतलब होता है अपनी शेप से, तो हमें शेप पता होनी चाहिए। तो कुआं की शेप का होता है सिलेंडर का,
20 मीटर डीप मतलब हाइट दिया है हमें इसकी कितनी है 20 मीटर, और डायमीटर दिया 7 मीटर। तो डायमीटर से रेडियस निकालना ही पड़ेगा आपको, डायमीटर का हाफ कर दो 7/2 मीटर। इस गड्ढा खोदा एंड द सॉइल फ्रॉम डिगिंग, जो भी मिट्टी निकली, इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म, उसको स्प्रेड आउट करके क्या बना दिया प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म की शेप क्या होती है क्यूबॉइड ही, ध्यान रखना है, थोड़ा सा डाउट होगा सभी को। ये आप इमेजिन कर सकते हो जो रेलवे का प्लेटफॉर्म होता है क्या होता है क्यूबॉइड, या फिर कोई भी स्टेज वगैरह बनी होती है ना ग्राउंड में, जैसे कहीं पे कोई स्टेज बनी होती है तो क्या शेप होती है क्यूबॉइड। तो प्लेटफॉर्म की शेप दी हुई है, तो प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 17.5 मीटर लेंथ दी है 22 मीटर, और ब्रेड्थ दी है 17.5 मीटर। जब भी ये वैल्यू ऐसे दी होती है बाय करके तो ये लेंथ और ब्रेड्थ ही होती है। आगे हाइट निकालनी है, तो इसकी हाइट बताओ कितनी होगी। ठीक है, तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें होता क्या है, जब भी आप इस तरह से करते हैं किसी चीज़ को दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं तो इनकी क्या सेम होती है वॉल्यूम, इसीलिए होगा क्या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या फिर वेल किसके इक्वल होगी हमारी वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म या फिर क्यूबॉइड के। ठीक है, तो इसे इक्वल रख देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हमारा πr²h और वॉल्यूम ऑफ एल है LBH। वैल्यू डालते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा है 7/2, स्क्वायर है इसलिए 2 बार हो गया। हाइट हमारी 20 है, यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमारी लेंथ है 22 17.5, और हाइट हमें नहीं पता, यही निकालनी है। इसका पॉइंट हटा के नीचे 10 आ जाएगा, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 175 कट जाएगा, 7 2 14, 7 5 35, 5 से कट जाएगा, 5 5 25, 5 2 10, इस 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से 10 कट जाएगा, और इस 5 से ये 2 कट जाएगा। तो हमारी हाइट की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हमारी हाइट कितनी है 2 मीटर, सी ऑप्शन। ठीक है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। सीधे और उल्टे नंबर का सम 66 है। इफ़ द डिजिट्स ऑफ द 2 नंबर डिफर बाय 2, अगर दोनों का डिफरेंस 2 है डिजिट्स का, तो नंबर बताओ क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 डिजिट नंबर वाला है, तो हम इसमें क्या करते हैं हमेशा ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर लेट करते हैं, है ना। तो हम लेट करते हैं, या लाइन हटा देते हैं, लेट वंस डिजिट, हमेशा डिजिट वाला नंबर ऐसे ही शुरू होता है, डिजिट को लेट करके। वंस डिजिट क्या मान ली हमने x, और हमने जो है टेंस डिजिट क्या मान ली y। तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, वंस डिजिट को फॉर्मूला होता है ना, इन डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं, प्लस टेंस डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है नंबर निकालने का कोई भी। तो वंस डिजिट क्या हो गई हमारी x है, मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस टेंस डिजिट हमारी y है, तो मल्टीप्लाई बाय 10। तो हमारा जो नंबर है वो हो जाएगा x + 10y। ये तो बात हुई ओरिजिनल नंबर की। अब इसे रिवर्स करते हैं। तो जब हम रिवर्स कर देते हैं, ऑन रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, अगर हम अपने डिजिट्स को रिवर्स कर दें यानी कि उल्टा कर दें, तो क्या होता है, तो हमारी जो वंस डिजिट है भाई, यहाँ पे हमारी वंस डिजिट x थी, टेंस डिजिट y थी, तो यहाँ पे जो टेंस डिजिट है वो यहाँ पे क्या बन जाती है वंस डिजिट, और हमारी जो टेंस डिजिट होती है वो बन जाती है वंस डिजिट, वंस टेंस बन जाती है x। लेकिन फॉर्मूला तो सेम रहेगा, तो रिवर्स नंबर भी बदल जाता है हमारा। तो रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, वंस डिजिट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस टेंस डिजिट मल्टीप्लाई बाय 10। फॉर्मूला तो वही है, लेकिन डिजिट बदल गई, तो 1 सबकी बार हो गया y, तो y मल्टीप्लाई 1 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय x। तो हमारा जो रिवर्स नंबर है वो हो गया 10x + y। तो जब भी ओरिजिनल और रिवर्स नंबर आए, है ना, तो इतना तो करना ही करना होता है, तो बेसिक सी बात है ना। हालांकि हम पेपर के बीच में कर रहे हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करके तभी फ़ायदा है जब आपको ऑलरेडी टॉपिक्स क्लियर हों, है ना। तो ये टॉपिक्स क्लियर करने के लिए आपको पहले अलग से चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जिसको आता है
वो कर ले, बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोलता है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी ओरिजिनल नंबर जो है और जो रिवर्स नंबर है, ओरिजिनल नंबर प्लस रिवर्स नंबर, दोनों को प्लस करके क्या आता है 66 आता है। ठीक है, ओरिजिनल और रिवर्स नंबर क्या आता है प्लस करके 66। तो ओरिजिनल नंबर हमारा है x प्लस 10y और रिवर्स नंबर हमारा है 10x प्लस y। तो इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11y। यहाँ से आप 11 कॉमन ले लो, 11 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, इसके बाद इफ़ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 2, इन दोनों का डिफरेंस 2 है। किसका डिफरेंस, डिजिट्स का। तो दूसरा है डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, कितना है 2 है। तो देखो हमें ये नहीं पता कि x बड़ा है या y बड़ा है, तो इस केस में आप x माइनस वाई लिखो या y माइनस एक्स लिखो, दोनों ठीक होगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, साइन चेंज कर दिया, कैंसिल, 2y इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू 2 आ गई। फिर इस y को किसी भी इक्वेशन में डाल दो, x प्लस वाई 6 है पहली इक्वेशन, इसमें डाल दो, y की वैल्यू 2 डाल दो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो x और y आ गया। तो हमारा जो नंबर था ओरिजिनल नंबर वो क्या था, x प्लस 10y। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था, या हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो था x प्लस 10y। तो जाएगा 4 प्लस 10 इंटू 2, 4 प्लस 20 24। तो ओरिजिनल नंबर 24 है, तो रिवर्स नंबर हो गया 42। ठीक है, आप चेक कर, अब ये आंसर हमारा 42 और 24, सी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रिक्टली नॉट परमिटेड ऑन कंप्यूटर्स ऑन द आर्मी डाटा नेटवर्क। आर्मी के जो कंप्यूटर्स हम लोग यूज़ करते हैं उसमें कौन क्या चीज़ अलाउड नहीं है। तो सभी को पता है यूएसबी ड्राइव, हर ऑफिस में बोला जाता है भाई पेन ड्राइव, यूएसबी ड्राइव नहीं डालोगे। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये भी ध्यान रखना है, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो यूएसबी ड्राइव आप यूज़ नहीं कर सकते किसी भी आर्मी के कंप्यूटर पे, खतरा होता है इससे चोरी हो जाने का, सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं। 7 फिजिक्स का क्वेश्चन है अब की बार। अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इतना, फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है ये, या ये वी हल्का से ऐसे घूमा, फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 किलो हर्ट्स। तो सबसे पहले तो इसे ऐसा यूनिट में मल्टीप्लाई करो, किलो मतलब 1000, तो ये हो गई 2000 हर्ट्स, क्योंकि ऐसा यूनिट हमारी क्या है हर्ट्स होती है। और वेवलेंथ है 35 सेंटीमीटर, वेवलेंथ यानी लैम्डा, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करो, डिवाइड बाय 100 जाएगा 0.35 मीटर। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। देखो बाद में करते हैं उसे, पहले इसकी स्पीड निकालते हैं। वी, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, वेवलेंथ है ना। यहाँ पे वी क्या है, वी होती है स्पीड। तो हम जो है स्पीड ऑफ साउंड निकालते हैं, तो हमारी स्पीड कितनी होगी 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.35, ये पॉइंट हटा के नीचे 100 जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये 00 से 00 कैंसिल, 35 दूनी 70 और 1 0 पहले से, 700 मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड ऑफ साउंड आ गई, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, साउंड के चैप्टर में हम करते हैं। अब हमको स्पीड पता लग गई साउंड की, स्पीड कितनी है हमारी 700 मीटर पर सेकंड। अब ये बोलता है कितनी देर में 1.5 किलोमीटर जाएगी। तो डिस्टेंस कितना है हमारा 1.5 किलोमीटर, इसको मीटर बना लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 करके, तो ये जाएगा 1500 मीटर। ठीक है, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए ना हमारी, स्पीड मीटर पर सेकंड में और ये मीटर में। अब टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा 1500 डिवाइड बाय 700, आंसर आएगा सेकंड में।
डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 7 2 14, 0.10, 2.1, 734, 2.14 सेकेंड्स या फिर 2.1 सेकेंड्स। डी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, वट कीज आर यूज्ड टू सेव अ फाइल ऑन MS ऑफिस। सेव करने के लिए कौन सी यूज़ होती है? तो Ctrl+S इसका यूज़ होता है, यूज टू सेव अ फाइल। ये हर जगह यूज़ होती है, किसी भी मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर पे। Ctrl+A का यूज़ होता है सेलेक्ट ऑल करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो Shift+S है, Shift+S का एज कुछ खास यूज़ तो मतलब डायरेक्ट कोई यूज़ नहीं होता इसका। ठीक है, इसको किसी चीज़ के साथ लगा के तो यूज़ होता है, लेकिन डायरेक्ट कोई यूज़ नहीं है। ऐसी जो Alt+S, इसका कहीं कहीं ये सेंड ईमेल सेंड करने के लिए शॉर्टकट यूज़ होता है। ठीक है, तो आंसर तो इसका क्या कर रहे हैं हमें, सेव अ फाइल तो Ctrl+S है, लेकिन बाकी भी पता होने चाहिए हमें कि किस किस के काम आते हैं। वेरियस सिक्योरिटी मेजर्स नीड टू बी अंडरटेकन अगेंस्ट साइबर अटैक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर अटैक। इसमें से क्या साइबर अटैक नहीं है? तो एंटीवायरस साइबर अटैक नहीं है ना, ये तो पता होगा ज़्यादातर को। एंटीवायरस क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है वायरस से बचाने के लिए। ठीक है, बल्कि ये तो सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको वायरस से बचाता है। तो ये तो सिक्योरिटी मेजर कह सकते हो आप इसको, कि एक तरह का सिक्योरिटी मेजर है ये तो, जो हमको बचाता है किसी भी तरह के अटैक से। बाकी सब चीज़ें भी क्या क्या पता होना चाहिए। फिशिंग का मतलब होता है रिवील करवाना, टू रिवील इंफॉर्मेशन, किसी से बातें उगलवाना कि भाई CVV नंबर दे दो, पासवर्ड बता दो किसी तरह से, उसको बोलते हैं फिशिंग। ठीक है, और मालवेयर क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर होते हैं। मालवेयर क्या होता है? ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं टू हार्म, जो कि आपको हार्म करेंगे या फिर अनऑथोराइज्ड एक्सेस लेना चाहेंगे। अनऑथोराइज्ड एक्सेस, आपकी परमिशन के बिना यूज़ कर लेंगे आपके फ़ोन या फिर कंप्यूटर को। और स्पूफिंग का मतलब होता है अपनी आइडेंटिटी छुपाना, फॉल्स आइडेंटिटी कह सकते हो। फॉल्स आइडेंटिटी, जैसे किसी को कॉल कर देना कि भाई मैं तो जज बोल रहा हूँ, मैं तो पुलिस वाला बोल रहा हूँ, और उससे इन्फॉर्मेशन निकालना। तो ये तीनों ही साइबर अटैक के नाम है। क्या क्या होता है एग्जैक्टली बता दे, लेकिन आंसर इसका सी है कि साइबर अटैक क्या नहीं है। तो एंटीवायरस नहीं है, क्योंकि वो तो एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें साइबर अटैक से बचाता है। ठीक है, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। एक ऑब्जेक्ट का मास है 5 kg, इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 seconds। कितनी देर के लिए? 2 सेकेंड के लिए, टाइम दिया 2 सेकेंड। इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। इसकी इनिशियल स्पीड क्या थी? 3 मीटर पर सेकेंड स्टार्टिंग में, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 7 मीटर पर सेकेंड। उस फोर्स ने इसकी स्पीड को 3 से 7 कर दिया, तो इनिशियल U फाइनल V। नाउ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो पहले तो ये कर लेते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F=ma, है ना, लेकिन इसके लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन हमारे पास है नहीं, तो एक्सेलरेशन अलग से निकाल लेते हैं, V-U/T। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। 7 - 3/2, 4/2 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। मास हमें पता था 5, एक्सेलरेशन है 2, आंसर आ गया 10 न्यूटन। तो हमारी जो फोर्स है वो कितनी है? 10 न्यूटन। तो ये दोनों तो ऑप्शन खत्म हो गए यहीं पे, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। फिर आगे एक और कुछ पूछ रहा है। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 seconds, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी। अगर यही फोर्स 5 सेकेंड के लिए लगाते, यानी फोर्स है 10 न्यूटन और टाइम कितना हो जाता? 5 सेकेंड। तो मास कितना है इसका? 5 kg है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो वही रहेगी 3 मीटर पर सेकेंड। तो बोलता है कि इस केस में इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती अगर इस फोर्स से लगाते। तो पहले इसमें उल्टा करना पड़ेगा, पहले इसमें एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर V आएगा। तो F=ma, फोर्स हो गई 10, मास हो गया 5, एक्सेलरेशन नहीं पता, यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? V निकाल लेंगे। तो V का फॉर्मूला क्या है? U+AT। V=U+AT होता है। U हो गया 2 प्लस एक्सेलरेशन हो गया हमारा, सॉरी U2 नहीं है,
यू है 3, एक्सेलरेशन हो गया 2 और टाइम हमारे को 5 सेकेंड बोला है, तो जाएगा 3 + 10 यानी कि 13 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी 13 यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 10 न्यूटन फोर्स और 13 मीटर पर सेकेंड इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 - 1045 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + 1045 का स्क्वायर। देखो इसमें होता क्या है, ये जो 10 स्क्वायर 45 डिग्री होता है ना, ये और ये एक ही बात है, ये पूरे का होल स्क्वायर ही होता है। लेकिन अगर ये लिखा होता 1045 का स्क्वायर तो ये सब अलग अलग बातें हैं। समझ रहे बात को, ध्यान रखना है कि क्योंकि ये सिर्फ एंगल का स्क्वायर है जबकि ये पूरी वैल्यू का स्क्वायर होता है। ठीक है, हालांकि इतना मुश्किल अपने पेपर से रिलेटेड है नहीं ये बातें, लेकिन फिर भी इतना तो पता होना चाहिए हमें। तो 1045 की वैल्यू होती है 1 टेबल से, और ये भी 1, तो सॉल्व हो गया 0/2। तो 0/2 क्या है, 0। किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करो तो 0 ही आएगा। लेकिन अगर यही उल्टा हो जाए कि 0 नीचे हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, और 0 ऊपर हो नीचे कोई भी नंबर हो, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या है, 0, यानी ऑप्शन नंबर डी। एन इलेक्ट्रिक बल्ब व्हेन फोर्स्ड विद फिक्स्ड रेजिस्टेंस इज रेटेड इतना एंड इतना, व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट इतना द पावर कंज्यूम। देखो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान बना दिया फिक्स्ड रेजिस्टेंस करके। ठीक है, लेकिन एक चीज़ समझ लो, ये इस क्वेश्चन में तो दे दिया लेकिन देता नहीं है जनरली क्वेश्चन में। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ना एक बात याद रखना कि जो भी चीज़ होती है, जो जो चैप्टर में टॉपिक्स हैं, एक तो आई होता है करंट, ठीक है, एक वी होता है वोल्टेज, एक पी होता है पावर, एक एच एंड हीट एनर्जी या फिर वर्क, एक ही बात होती है, हीट एनर्जी वर्क। ठीक है, और एक होता है रेजिस्टेंस। इन सब में से ना एक रेजिस्टेंस ही एक ऐसी चीज़ है जो इंटरनल होती है। इंटरनल मतलब उसकी खुद की वैल्यू होती है। ये सब एक्सटर्नल बातें, करंट भी बाहर से आ रहा है, वोल्टेज भी, पावर भी, एनर्जी भी, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन इसकी जो रेजिस्टेंस होती है ना, इसकी खुद की वैल्यू होती है। इसीलिए जब कभी भी कोई क्वेश्चन आए कि इसको उठा के यहाँ लगा दिया, इसको उठा के यहाँ लगा दिया, तो एक बात ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं। तो बोलता है एक बल्ब है जो कि 220 वोल्ट, इसमें क्या है ना, ऐसा यूनिट से पता लगता है कि क्या है, 220 वोल्ट यानी वोल्टेज है और 100 वाट यानी पावर है। इसकी पावर कितने, 100 वाट। व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड ऑन, अगर मैं इसी बल्ब को सेकंड कंडीशन में, ये फर्स्ट कंडीशन है और ये है सेकंड कंडीशन, अगर मैं इसी बल्ब को 110 वोल्ट पे ऑपरेट करूं, यानी वोल्टेज इसकी 110 वोल्ट कर दूं, तो यहाँ पे पावर कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें ये बात याद रखनी कि दोनों सिचुएशन में क्या होगा, रेजिस्टेंस सेम होगी, क्योंकि एक ही चीज़ को दूसरी जगह जब हम यूज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस सेम होती है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। पी का फॉर्मूला होता है वी आई, हमारे पास पी है, वी है, तो आई आ जाएगा। लेकिन आई तो हमें चाहिए नहीं, हमें आर चाहिए। तो वी आई की जगह V/R भी लिखा जा सकता है, क्योंकि V = IR होता है ना, आई हो गया V/R। तो पावर का एक और फॉर्मूला होता है V²/R। यहाँ से R की वैल्यू हो जाएगी V²/P। अब यहाँ डाल देते हैं 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100, तो इसे सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 220 × 220 बटे में 100, 00 से 00 कैंसिल, 22 × 22 ओम। ये रेजिस्टेंस आ गई। देखो वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहीं छोड़ दो, अभी मल्टीप्लाई मत करो। हालांकि ये आसान है बहुत, 44 484 आएगी, लेकिन ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि आगे कटिंग में आसान हो जाता है। अब यहाँ पे पावर निकालनी है, लेकिन अब मुझे इसकी रेजिस्टेंस पता चल चुकी है। रेजिस्टेंस कितनी है, 22 × 22 ओम। ये इसकी रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं। अब फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, P = V²/R। तो V हमारा 110 × 110 डिवाइड बाय 22 × 22, तो 22 5 22 5, तो आंसर आ गया 25 वाट, क्योंकि पावर की ऐसा यूनिट क्या है, वाट है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द कॉर्प्स ऑफ EME इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर एस्टेब्लिश्ड। तो कब हुआ था ये तो सभी को पता है, 1943। ठीक है, और इट वॉज इनिशियली, पहले इसका नाम IEME था, ये भी याद रखना। पहले इसका नाम क्या था, IEME,
और बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, ईएमई कर दिया। आईईएमई की फुल फॉर्म क्या थी, आईईएमई की फुल फॉर्म में इंडियन था ये, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। और अभी ईएमई की फुल फॉर्म है कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का भी चेंज है, याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक्स पहले क्या था, इलेक्ट्रिकल था, ठीक है। और बाकी इसकी हिस्ट्री के बारे में और डिटेल में वीडियो में मिलेगा आपको, ठीक है। पूरी किसने करा था इसको, कलर्स वगैरह किसने दिए थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था उस टाइम पे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कलर्स ऑफ द कॉर्प्स, कलर्स दिए थे कॉर्प्स को कितनी तारीख को, 15 अक्टूबर 1964, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें कहाँ पे दिया था, सिकंदराबाद। तो ये सब डिटेल्स बाकी और डिटेल में वीडियो में मिलेगी पूरी, मतलब टॉपिक वाइज डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 506 ABW इज लोकेटेड एट विच प्लेस एंड इट डील्स विद। ये तो मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। कहाँ पे है, जबलपुर। और किससे डील करता है, आर्म्स से, आर्म्स एंड मोटार्स, ठीक है। जबलपुर किधर है, मध्य प्रदेश में, एमपी मध्य प्रदेश, ये याद रखना है, ठीक है। और ये क्या है, वन ऑफ दी 8 आर्मी बेस वर्कशॉप्स है, वन ऑफ द 8 आर्मी बेस वर्कशॉप्स इन इंडिया, ठीक है। अब ये सारे डिटेल में तो एक एक करके जो डिटेल टॉपिक वाइज वीडियो उसके अंदर सारी आठों के बारे में डिटेल पता होनी चाहिए हमें कि कौन सा किस जगह पे लोकेटेड है और किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। When the position of object is between center of curvature and principal focus for a concave mirror, the image we have the following properties। देखो भाई ध्यान से याद रखना है, कनकेव मिरर कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए टेबल आपको पता होना चाहिए। टेबल याद करने का बहुत आसान सा तरीका देखो बता देता हूँ। ये हमारा पोल होता है, फिर यहाँ पे हमारा फोकस होता है, फिर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि हमारा जो, देखो इसको याद रखना है, कैसे याद रखते हैं, एक तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन, फिर इमेज की पोजीशन, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा साइज़ और फिर आता है नेचर। ये 4 चीज़ें होती हैं हमारे पास। तो आपको ना इसको बनाने के तरीके आने चाहिए सबसे पहले तो, या ठीक है। जैसे कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे। इसको ना फर्स्ट लाइन पे देखो कैसे लिखते हैं, क्योंकि हम हमेशा यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इन्फिनिटी पे होगा बहुत दूर, उसके बाद क्या होगा, सी के पीछे होता है, इसको बोलते हैं बियॉन्ड सी, यानी यहाँ पे खड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद एट सी आता है ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर इससे आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, बिटवीन सी एंड एफ आ जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ। देखो दूर से पास आता जा रहा है, पहले इन्फिनिटी पे होता है, फिर यहाँ पे होता है बियॉन्ड सी, फिर एट सी, फिर सी और एफ के बीच में, अब की बार एफ के ऊपर आएगा, ठीक है। फिर ये आता है एट एफ, ठीक। और एफ के बाद आएगा बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी। तो क्या डायग्राम की मदद से आप सारे बना लोगे। कितनी पोजीशन होगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 पोजीशन होती हैं। तो अगर आपने ये लाइन से बना ली, और इसको याद करने का तरीका क्या है, यहाँ से देख लो कहाँ कहाँ हो सकता है। पहले इन्फिनिटी पे, फिर सी के पीछे, फिर सी के ऊपर, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ के ऊपर, फिर एफ और पी के बीच में। इससे आगे जाता नहीं क्योंकि लेंस के उधर चला जाएगा। एक बार आपने ये बना लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट वाली लाइन को छोड़ दो, इसको भूल जाओ, फिर उल्टा लिखना शुरू कर दो, एट एफ, फिर क्या है नीचे से बिटवीन सी एंड एफ, फिर क्या है एट सी, फिर क्या है बियॉन्ड सी, फिर क्या है इन्फिनिटी। तो क्या करना है आपने, उल्टा लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद इसको अलग ही रख देना लास्ट वाले को। जो एट सी है ना, ये तो इक्वल साइज होता है, ठीक है। फिर इसके ऊपर क्या होता है, डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड मतलब छोटा। फिर इसके ऊपर होता है हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत छोटा, ठीक है। और इसके नीचे होता है एनलार्ज्ड, एनलार्ज मतलब बड़ा। और इसके नीचे होता है हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। और ये सारी इमेज
ये सारी की सारी इमेज कहाँ बनती है, मिरर के उस तरफ की इस तरफ। तो ये दिख रहा है ना, इमेज कहाँ बन रही है, आगे की तरफ, एट एफ बिटवीन सी एंड एफ आगे बन रही है ना। और तो आपको यह बताया है कि मिरर के अंदर, मिरर में जब इमेज आगे बनती है, क्योंकि मिरर का असली काम क्या है, आगे भेजना है, इसीलिए आगे वाली को क्या बोलते हैं, रियल, और पीछे वाली को क्या बोलते हैं, वर्चुअल। लेकिन यही चीज़ लेंस में उल्टी हो जाती है, क्योंकि लेंस का असली काम होता है लाइट को पीछे भेजना, इसीलिए लेंस में जो पीछे वाली इमेज होती है वो रियल होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बहुत मतलब बहुत आसान सी बात है ये, समझने वाली, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे जितना रटोगे उतना मतलब और मतलब फंसते चले जाओगे इसमें। तो इसीलिए ये सारी इमेज कहाँ बन रही है, आगे, और मिरर में आगे का मतलब होता है रियल। तो ये सारी इमेज कैसी है, रियल है। ठीक है, और मैंने रियल के साथ ये रंगा बिल्ला की जोड़ी होती है, रियल है तो इन्वर्टेड तो होगी ही होगी, ये तो चाहे मिरर हो या लेंस हो, रियल एंड इन्वर्टेड, ये रंगा बिल्ला की जोड़ी है, कभी अलग नहीं होती, रियल, इन्वर्टेड और वर्चुअल और इरेक्ट। अब ये जो लास्ट बच गया ये इससे अलग होता है, यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा ये हाईली एनलार्ज होती है ये भी, और यही एक है जो बिहाइंड द मिरर बनती है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। ठीक है, अब इसमें से देख लो भाई कौन सा, ये टेबल हमें याद होनी चाहिए, टेबल के बिना तो डायरेक्ट आप बता भी कोई भी नहीं बता पाएगा। तो अब इसने पूछा है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मेरी कहाँ है, इज बिटवीन सी एंड एफ। तो सी एंड एफ के बीच में मतलब ये, बिटवीन सी एंड एफ मतलब इसकी बात कर रहा है। तो अब इसके बारे में कुछ भी पूछ लो भाई, क्या पूछा है, क्या क्या प्रॉपर्टी है उसकी, तो उसकी जो पोजीशन है इमेज की कहाँ होगी, बियॉन्ड सी। तो ये दोनों तो यहीं गलत हो गए, बियॉन्ड सी, और इमेज कैसी होगी, एनलार्ज्ड होगी। तो ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो ये टेबल हमें आने चाहिए सारे, 4 टेबल है हमारे पास, 2 मिरर के और 2 लेंस के। इंटरनेट इज परमिटेड इन द इंडियन आर्मी ऑन विच ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, जो हम यूज़ करते हैं ना, विंडोज़ वगैरह। ठीक है, इंटरफेरेंस देता है हमको, ये क्या देता है हमको, इंटरफेरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र। ये ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कहते हैं जिसकी मदद से यूज़र जो है अपने कंप्यूटर से बात करता है, यूज़र टॉक्स टू कंप्यूटर। ठीक है, तो ये तो डिटेल की बात है। खैर, तो इंडियन आर्मी में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर इंटरनेट परमिटेड है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो सारे हैं, विंडोज़ यूज़ ज़्यादातर तो विंडोज़ यूज़ होता है। ठीक है, लाइनक्स, मैक, ये सब क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है अलग अलग जिसको हम यूज़ करते हैं। लेकिन इंटरनेट जिस पे अलाउड होता है इंडियन आर्मी में वो है बॉस ओएस, बॉस BOSS, फुल फॉर्म क्या है इसकी, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। ठीक है, इसको किसने डेवलप किया है, CDEC, डेवलप्ड बाय CDEC। CDEC की फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, और ये किसके ऊपर बेस्ड है, लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, लाइनेक्स लैंग्वेज को यूज़ करता है ये। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट मैथ्स का क्वेश्चन आ गया प्रोबेबिलिटी का। अ बैग कंटेन्स 6 ग्रीन पेन्स, ग्रीन पेन्स कितने 6 एंड सम येलो पेन्स, तो येलो पेन्स को x लिख लिया, टोटल कितने हो गए 6 + x हो गए। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग येलो पेन्स इज डबल दैट ऑफ ग्रीन पेन्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो क्या डबल है किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन से। तो छोटा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन छोटा है ना, इसका डबल है, ये क्यों बना है क्वेश्चन में। तो फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ पेन्स इन दी बैग, टोटल पेन्स कितने हैं, देखो सॉल्व कर देते हैं। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन क्या हो जाएगी, ग्रीन कितने पेन है 6, तो वो ऊपर आएगा, और टोटल कितने हैं 6 + x, तो ये ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, येलो की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, येलो कितना है x, और नीचे टोटल आएगा 6 + x। अब इस वैल्यू को यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दो। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो ये है, बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो इज डबल दैट ऑफ अ ग्रीन पेन, डबल है ग्रीन पेन के। ठीक है, तो छोटा है ना, छोटे को बड़ा करते हैं इक्वेशन को इक्वल रखने के लिए, याद रखना। अगर आप इसके स्टेटमेंट को पढ़ के जाओगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो को डबल से मल्टीप्लाई कर दोगे,
लेकिन हमेशा हमें ये देखना होता है कि छोटा क्या है और बड़ा क्या है। हम हमेशा छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा करते हैं ताकि वो दोनों इक्वल हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो की जगह वैल्यू हो गई x/6 + x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ये हो गया 6/6 + x। ये कैंसिल हो जाएगा 6 + x दोनों से। x इज इक्वल टू क्या आ गया 12। देखो एक चीज़ और याद रखना, जल्दबाजी में लोग 12 आंसर टिक कर देंगे। MCQ इसीलिए मुश्किल होते हैं, ठीक है। जल्दबाजी नहीं दिखानी। ये तो सिर्फ येलो आया है, इसने पूछा क्या टोटल नंबर ऑफ पेन पूछे हैं, इसीलिए मैंने पहले ही सर्कल कर दिया था। तो x ये है और x तो येलो थे ना, येलो कितने हैं 12 और ग्रीन कितने 6, तो 12 और 6 टोटल कितने हो गए 18। तो डी ऑप्शन आंसर है, ना कि ए। जल्दबाजी में एक्स लिख के लोग ए टिक कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो MCQs में होती है। और जानबूझ के 12 ऑप्शन में ज़रूर देंगे ये, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये गलती करेंगे। तो MCQ के सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि बंदा गलती करे, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, एक पॉइंट Q है, यहाँ से टेंजेंट बनाई है और टेंजेंट की लेंथ है 24 सेंटीमीटर। डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डायग्राम की बहुत प्रैक्टिस करनी होती है सर्कल में खास तौर पे। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। Q जो सेंटर से कितनी दूरी पे है 25 सेंटीमीटर पे। द रेडियस ऑफ द सर्कल निकालो, ये रेडियस निकालो। देखो इसमें P लिख लेते हैं, इसे O लिख लेते हैं। इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज़ होती है कि टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द सेंटर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। जहाँ पे टेंजेंट टच होती है ना सर्कल को, वहाँ से अगर आप सेंटर को ज्वाइन कर दो तो ये हमेशा 90 डिग्री होती है, ठीक है। तो इस केस में होता है क्या पाइथागोरस थ्योरम लगता है, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बन गया। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात खास तौर पे सर्कल में, जो हाइपोटेन्यूज होता है वो ये होता है। बेस और परपेंडिकुलर तो आप किसी को भी ले लो इन दोनों में से, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या होता है 90 के सामने वाली साइड होती है, अपोजिट वाली सबसे बड़ी। क्योंकि जनरली जब हम पाइथागोरस ट्रायंगल बनाते हैं ना तो ऐसे बनाते हैं या ऐसे बना लेते हैं, तो हाइपोटेन्यूज इसको लिखते हैं नॉर्मल। लेकिन यही गलती नहीं करनी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ज़्यादातर लोग क्या इसको हाइपोटेन्यूज बना देते हैं, लेकिन ये हाइपोटेन्यूज नहीं होती है, ध्यान रखना। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे ये होता है, ठीक है। तो इसको x मान लेते हैं, तो होगा क्या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारी 25 है, 25 का स्क्वायर बेस कुछ भी बना लो 24 और इसको x लिख लो। बेस और परपेंडिकुलर तो आपस में चेंज हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ पाइथागोरस में होता है, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं होता, ये ध्यान रखना है। यहाँ से x का स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। अब या तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, स्क्वायर करो फिर स्क्वायर रूट करो, और इसका आसान तरीका है इसमें फॉर्मूला लगा दो a + b और a - b का। a² - b² हो गया ना, तो x² क्या हो गया 49 मल्टीप्लाई बाय 1। देखो बिना सॉल्व करे आंसर आ गया ना। x² क्या हो गया 49, तो x की वैल्यू क्या होगी √49। √49 को 7 × 7 लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 7, यानी रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो गया 7, फर्स्ट ऑप्शन। वट फाइल एक्सटेंशन इज कॉमनली यूज फॉर एप्लीकेशन बेस्ड फाइल्स इन विंडोज। देखो भाई फाइल एक्सटेंशन क्या होता है पहले तो ये समझेंगे। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? फाइल एक्सटेंशन एक सफिक्स होता है, इट इज़ अ सफिक्स। सफिक्स मतलब जो नाम के पीछे लगे, ठीक है। एट एंड ऑफ फाइल नेम, जब भी हम फाइल बनाते हैं उसके नाम के पीछे लगा होता है डॉट करके, ठीक है। ये क्या बताता है आपको, इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द फाइल्स टाइप, फाइल किस तरह की है एंड फॉर्मेट, ठीक है। और ये एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है। इट हेल्प्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस कंप्यूटर पे या सॉफ्टवेयर पे हम इसको यूज़ करते हैं ना फाइल को, इट हेल्प्स ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल इट, ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलता है कि वो इस फाइल का क्या करे, ठीक है। तो अलग अलग फाइल्स के बारे में देखते हैं। तो जो .docx, ठीक है, ये किसके लिए एसोसिएटेड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए। कौन यूज़ करता है इसको, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो डॉक्यूमेंट होता है ना, डॉक्यूमेंट की वर्ड की फाइल जो होती है वो होती है .docx के लिए से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा .jpg ये किसके लिए होती है, इमेज फाइल्स के लिए। इट इज़ एन एक्सटेंशन फॉर इमेज फाइल्स,
जेपीजी क्या है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स, ठीक है। और डॉक्यूमेंट, डॉकएक्स क्या होता है, डॉक्यूमेंट एक्स, ठीक है। इसके अलावा जो डॉट पीडीएफ है, डॉट पीडीएफ, ये किसके लिए यूज़ होती है, पीडीएफ फाइल्स के लिए यूज़ होती है। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये भी एक एक्सटेंशन है, ठीक है। इट इज़ डेवलप्ड बाय एडोब, किसने डेवलप किया इसे, डेवलप्ड बाय एडोब। पीडीएफ की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है ये। लेकिन हमारा आंसर क्या है, तो विंडोज़ के लिए जो यूज़ होती है वो ई एक्स ई है, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन इसे क्या बोलते हैं, डॉट ई एक्स ई, ये विंडोज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक। और ये जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है, इसे क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। मतलब कि ये इंस्ट्रक्शंस देती है कंप्यूटर को ताकि ये बता सके कि काम कैसे करना है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर के लिए जो एप्लीकेशन उसे देते हैं। तो विंडोज़ की जो है वो ई एक्स ई है, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। ये विंडोज़ को कम मदद करती है, जबकि ये है तो सारे ही फाइल एक्सटेंशन, लेकिन कौन सा फाइल एक्सटेंशन किस लिए है और क्या काम में आता है ये आपको बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉय ऑफ मास 50 kg, मास कितना है, फिजिक्स का क्वेश्चन है ना, पावर का, रन्स अप अ स्टेयरकेस ऑफ 45 स्टेप्स, स्टेप्स कितने हमारे पास 45, मतलब 45 सीढ़ियाँ चढ़नी है उसे, इन 9 सेकेंड। टाइम कितना है हमारे पास 9 सेकेंड। ये एम मास हो गया हमारा, टी टाइम हो गया, ठीक है। इफ़ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज़ 15 सेंटीमीटर, एक स्टेप की हाइट, एक स्टेप कितना ऊंचा है 15 सेंटीमीटर। तो देखो सबसे पहले तो ना ये स्टेप्स की टोटल हाइट निकाल लेते हैं। हमारी जो टोटल हाइट है हो जाएगी 45 मल्टीप्लाई बाय 15 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि एक स्टेप 45, एक स्टेप 15 सेंटीमीटर ऊंचा है और टोटल स्टेप्स कितने हैं 45 हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 675 सेंटीमीटर। लेकिन ये हमारी एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट क्या होती है, डिवाइड बाय 100 कर दो मीटर बनाने के लिए, तो 6.75 मीटर। फिजिक्स में एसआई यूनिट में वैल्यू लाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सभी आंसर गलत हो जाने हैं। फाइंड इस पावर निकालो, जी की वैल्यू 10 लेनी है बोला हुआ है। तो पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क, एनर्जी और हीट एक ही बात होती है, ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत कन्फ्यूज़न होती है लोगों को। तो पावर, वर्क, एनर्जी, हीट में से कोई भी फॉर्मूला लगा दो, तो हम लगा देते हैं एम जी एच अपॉन टी, कि एम जी एच किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का। तो मास हो गया 50, जी की वैल्यू इन्होंने 10 लेने के लिए बोली है, हाइट हो गई हमारी 6.75, डिवाइड बाय टाइम हमारा कितना है 9 सेकेंड्स। ये पॉइंट हटा के नीचे 100 आ जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 675 डिवाइड बाय 9। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 9 7 9 63 और 75। तो पावर की वैल्यू हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 75, 25 5 7 35 और 2 37, 375 वॉट। ऐसा यूनिट क्या है, वॉट। 375 कौन सा है, ए ऑप्शन। ध्यान से देखो 37.5 भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन ऐसे ही दिए जाते हैं जिसमें आप गलती करें। अगर आपने इसे मीटर को सेंटीमीटर को मीटर नहीं बनाया तो यही आंसर आएगा और यहाँ गड़बड़ हो जाएगी फिर, ठीक है। तो जानबूझ के ऑप्शन ऐसे होते हैं कि आप गलती करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF ऑफ टू नंबर्स दिस एंड दिस। नंबर देखो पहले, नंबर क्या क्या है हमारे, एक तो 306 है और दूसरा नंबर है हमारा 657। इनका जो HCF दिया हुआ है, HCF 1 और 2 का कितना है 9। तो LCM बताओ 1 और 2 का क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, हमारा फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, किसी भी दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हो गया 306 गुना में 657 इज इक्वल टू, LCM हमारा हमें नहीं पता निकालना है और HCF हो गया 9। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो LCM हो जाएगा 306 गुना 6 5 7 डिवाइड बाय 9। तो 9 से कैंसिल करते हैं, 9 3 9 27, 36 4, तो ये हो जाएगा 34 मल्टीप्लाई बाय 657। तो पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, लास्ट डिजिट देखो 7 4 28 आएगा, लास्ट डिजिट क्या है 8। तो आंसर क्या हो गया
2238, क्योंकि देखो किसी में भी लास्ट में 8 नहीं है, लेकिन अगर आप इसे मल्टीप्लाई भी करोगे तो 2238 ही आएगा। आप चेक कर सकते हो पूरा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। ध्यान से देखो, एक वर्ड लिखा है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मोशन के अगेंस्ट काम कर रहा है एक्सेलरेशन। हालांकि ये बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के लिए, सब कुछ ये कहते हैं ना हलवा बना के दे दिया। लेकिन एक बात याद रखनी है कि जब भी आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो, जब भी आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो या फिर जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है, एक ही बात हुई, क्योंकि जब भी आप ब्रेक लगाओगे तो स्पीड कम होएगी, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो या फिर स्पीड कम हो, स्पीड लेस हो, इन सभी सिचुएशन में हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये बात याद ध्यान रखनी है, एक्सेलरेशन क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसीलिए जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं और जब वही चीज़ नीचे आती है तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, लेकिन जब वही चीज़ ऊपर जाती है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज़ ऊपर जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होती है? डिक्रीज़ हो रही होती है, स्पीड कम हो रही होती है। और जब कोई चीज़ नीचे आती है तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही होती है। तो ये सब चीज़ें रिलेटेड ही हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को क्या लिखना है? -6 लिखना है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इफ़ द कार टेक्स 2 सेकेंड्स टू स्टॉप, टाइम कितना लग रहा है? 2 सेकेंड। टू स्टॉप वर्ड आ गया हाईलाइट। स्टॉप का मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 मीटर पर सेकेंड। ये हिडन बातें जो क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दी जाती, ये पता होना चाहिए। क्या क्या बातें हैं? जैसे अ बॉडी स्टार्ट्स, अ बॉडी स्टार्ट्स, या फिर इंजन स्टार्ट, इंजन स्टार्ट हुआ, बॉडी स्टार्ट हुई, ठीक है, कीज़ लगाई। इस तरह के वर्ड्स में क्या होता है? U0 होता है, क्योंकि अभी चीज़ स्टार्ट हुई है, ठीक है। और कुछ वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे ब्रेक अप्लाई, ब्रेक्स आर अप्लाइड, और बॉडी कम्स टू रेस्ट, ठीक है, रुक गई। स्टेशनरी पोजीशन, ये रेस्ट और स्टेशनरी पोजीशन, यहाँ भी वर्ड यूज़ होते हैं, रेस्ट या स्टेशनरी पोजीशन। लेकिन आपको ये समझना है कि वो स्टेशनरी पोजीशन पे रुकी है या वहाँ से शुरू हुई है। तो इन सब केसेस में क्या होता है? V0 होता है। तो ये सब हिडन बातें जो क्वेश्चन में नहीं दी जाती। तो बाइक मतलब जो भी एक गाड़ी रुक रही है, इसीलिए V हो गया 0। तो डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, S निकालो, ठीक है। तो VATVS, तो हमारे पास जो 3 फॉर्मूले हैं, V इज़ U प्लस AT, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर 2AS, और S इज़ UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो हम इसमें कैसे चेक करते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जिसमें से कोई एक वैल्यू ना पता हो। देखो यहाँ पे V पता है, यहाँ पे U नहीं पता, नहीं पता ना, U, A पता है और T पता है, तो ये फॉर्मूला लग सकता है। ऐसे चेक करते हैं, V पता है, U नहीं पता, S नहीं पता, तो ये दो, इसमें 2 चीज़ें नहीं पता, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ऐसे यहाँ पे S नहीं पता, यहाँ पे U नहीं पता, तो ये दोनों फॉर्मूले काम नहीं करेंगे। कौन सा काम करेगा? B, ये वाला। तो पहले V इज इक्वल टू U प्लस AT लगाएंगे, ठीक है। V हो गया 0, U हमें नहीं पता, A की वैल्यू है -6 × 2, तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू U माइनस 12, तो U की वैल्यू आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। हालांकि इसने U हमसे पूछा नहीं है, लेकिन U के बिना S नहीं आएगा, क्योंकि देखो दोनों फॉर्मूले फेल हो रहे हैं। अब एक बार हमें ये U पता लग गया, अब हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर 2S लगा देते हैं, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला लगेगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। V हमारा 0 था, 0 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, A की वैल्यू -6 थी, S तो जाएगा -144 बराबर -12S। माइनस से माइनस कैंसिल, 12 से कटेगा 12 आएगा, तो S आ गया हमारा 12 मीटर। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी गाड़ी? 12 मीटर, यानी B ऑप्शन आंसर है, ठीक है। ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउज़र। देखो ब्राउज़र, वेब, इंटरनेट, ये सब वर्ड हमें सुनने में लगते हैं एक जैसे, लेकिन सब का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे। जैसे इंटरनेट हो गया, वेबसाइट क्या होता है, ठीक है, वेब पेज क्या होता है। तो ये समझने में सुनने में एक जैसा, लेकिन जब MCQ आता है ना तो गलत हो जाता है। वेबसाइट, जैसे कि वेबसाइट क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को क्या बोलते हैं? वेबसाइट बोलते हैं। जैसे हाइपर लिंक हो गया, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट हो गया। तो ये सब वर्ड्स हमें लगते हैं, HTML, ये सब वर्ड्स हमें लगते हैं कि एक जैसे हैं, लेकिन सबका मीनिंग अलग अलग होता है, ठीक है। तो ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र एक तरह का सॉफ्टवेयर है। ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर।
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कह सकते हो आप इसे। हमारे पास दो तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, हमारे पास दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये आपको सिस्टम को काम करने में मदद करते हैं, जबकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन करते हैं, यूज़र एंड कंप्यूटर। तो ब्राउज़र क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको इंटरनेट खोलने के लिए मदद करता है, इंटरनेट सर्फिंग के लिए। तो जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स भी एक ब्राउज़र है, गूगल क्रोम भी एक ब्राउज़र है, लेकिन MS ऑफिस इज़ नॉट अ ब्राउज़र। ये क्या है, ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है लेकिन ये ब्राउज़र नहीं है, ठीक है। ये हमें डॉक्यूमेंटेशन काम करने के लिए मदद करता है। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, MS ऑफिस, विच इज़ नॉट अ ब्राउज़र पूछा है, तो MS ऑफिस इज़ नॉट अ ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर 24, 1 TB इन अ सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD इज इक्वल टू हाउ मेनी GB। तो ये किसका क्वेश्चन है, मेमोरी यूनिट का, कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट का, ठीक है। तो इसके लिए हमें टेबल होता है हमारा, जैसे 1 बिट, सबसे छोटी यूनिट इसकी क्या होती है, 1 बिट होती है। 1 बिट मतलब होता है 1 बाइनरी डिजिट, जो 0 और 1 लिखते हैं ना हम, 0 या 1, ये बाइनरी डिजिट जो कंप्यूटर में यूज़ होती है उसकी 1 डिजिट मतलब 1 बिट होता है, ठीक है। जब ये 4 बिट बन जाते हैं तो 4 बिट किसके इक्वल हो जाते हैं, 1 निब्बल बोलते हैं इसको, 1 निब्बल। ऐसे जब 8 बिट होते हैं तो ये हो जाता है 1 बाइट, ठीक है। फिर 1024 बाइट मिलके क्या बनाता है, 1 किलो बाइट, 1 KB। फिर 1024 किलो बाइट मिलके क्या बनता है, 1 मेगाबाइट, 1 MB। फिर 1024 MB मेगाबाइट मिलके क्या बनाते हैं, 1 GB बनाता है, GB, ठीक है, गीगाबाइट। फिर 1024 गीगाबाइट मिलके बनाते हैं 1 टेराबाइट। फिर 1024 टेराबाइट मिलके क्या बनाते हैं, 1 पेंटाबाइट। 1024 पेंटाबाइट होता है 1 एराबाइट, ठीक है। उसके बाद एक्साबाइट, सॉरी, 1024 एक्साबाइट मिलके बन जेटाबाइट, ठीक है। तो इसी बहुत है, यहाँ तक एक और लेते हैं, 1 योटाबाइट। 1024 जेटाबाइट मिलके बनाते हैं 1 योटाबाइट। तो ये याद भाई, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये तो जनरली याद होता ही हमें। इसको याद करने के लिए पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा का हमने कर दिया पैजी, पिज़्ज़ा का हमने क्या कर दिया, पैजी कर दिया, ठीक है, PEZY। तो हमसे पूछा है कि 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं। तो ये तो आसान नंबर है क्योंकि सिर्फ नंबर पूछा है। अगर ये पूछा होता कि इसके अंदर कितने गीगाबाइट या मेगाबाइट है तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन हो जाता। लेकिन ये नंबर तो हमें पता है, 1024 ही होता है, सब में कॉमन है, नंबर सभी में सेम रहता है 1024। तो आंसर तो ए होना ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है MAG स्टैंड्स फॉर, MAG की फुल फॉर्म क्या है। तो MAG की फुल फॉर्म क्या है, मेंटेनेबिलिटी एडवाइजरी ग्रुप, 4th ऑप्शन, ठीक है। ये क्या होता है, EME के अंडर एक ग्रुप है जिसका क्या काम होता है, स्पेशली किस किस काम में आता है ये, इट इज़ एंश्योरिंग दी मेंटेनेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट। जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उसको मेंटेन करके रखना वर्किंग कंडीशन में इसका काम होता है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव परमानेंट मेमोरी इन अ कंप्यूटर। डज नॉट, बट दिख नहीं रहा ढंग से, परमानेंट मेमोरी कौन सी नहीं है, ठीक है। तो भाई ROM, रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म है इसकी, रोम। HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव्स, फुल फॉर्म है इसकी। EPROM, EPROM क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इरेजेबल, ये टाइप ऑफ रोम होते हैं बहुत सारे, ठीक है, उसमें से एक एग्जांपल है इसका, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी, फिर से मतलब इसका एग्जांपल है, तो ये रोम ही हो गया एक तरीके से। और रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इनमें से क्या है, ये तीनों क्या है, परमानेंट मेमोरी है, परमानेंट है, जबकि ये टेम्पररी होती है रोम,
क्योंकि इसको क्या है, इसको कनेक्शन चाहिए होता है, इसको इट रिक्वायर्स लाइट टू ऑन एंड ऑफ, या फिर वॉलेटाइल होती है, वॉलेटाइल मतलब ख़त्म हो सकती है ये, ठीक है। इट रिक्वायर्स पावर, इट रिक्वायर्स पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इसको, ठीक है। इफ़ पावर इज़ लॉस्ट इट इज़ इरेज्ड, इफ़ पावर इज़ लॉस्ट या पावर इज़ ऑफ, अगर पावर ऑफ हो जाए तो रैम जो है क्या होता है, रैम इज़ इरेज्ड, ख़त्म हो जाता है ये, ठीक है। तो ये, लेकिन इसका अब सब बोलेंगे कि इसका तो नुकसान ही नुकसान है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, इट इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी, ये बात याद रखना। इसका सिर्फ एक ही फ़ायदा है कि ये फास्टेस्ट मेमोरी, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है इस मेमोरी की, ठीक है, रैम की। अ सबमरीन एमिट्स अ सोनार पल्स, ठीक है, विच रिटर्न्स फ्रॉम एन अंडर वाटर क्लिफ इन 1.02 सेकेंड्स, 1.02 सेकेंड में वापस आ रही है, यानी टाइम दिया है हमें कितना, 1.02 सेकेंड्स में वापस आ रही है सोनार। इफ द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड दी हुई है साउंड की, स्पीड कितनी है, 1531 मीटर पर सेकेंड, हाउ फार डिस्टेंस निकालना है, तो क्लिफ कितनी दूर है, ठीक है। तो सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। इसका हम यूज़ क्या करते हैं, नीचे मतलब वाटर के अंदर इन डेप्थ चीज़ों की डिस्टेंस वगैरह निकालने के लिए। होता क्या है, जैसे ये पानी है, पानी के ऊपर ये बोट है, यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, ये ब्लू कलर का, मानो ये सोनार है, और यहाँ पे नीचे ज़मीन के नीचे ये इसकी हाइट है। तो होता क्या है, यहाँ से हम एक सिग्नल भेजते हैं, ये टकरा के वापस आएगा, ठीक है। तो इस केस में ये बात ध्यान रखने वाली होती है, जैसे इसमें कई सारी चीज़ें होती है, जैसे सोनार हो गया, ठीक है, साउंड इस चैप्टर से रिलेटेड है ये। इसके अलावा रिवर्बरेशन हो गया, एक रिवर्बरेशन, ठीक है, इको, या रिवर्बरेशन तो नहीं होता है, साउंड और इको, ये दोनों चीज़ें ऐसी है, जब इसका न्यूमेरिकल आता है ना, तो इको में भी क्या होता है, आवाज़ जाती है और टकरा के वापस आती है। तो इस केस में नॉर्मल डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का वाला फॉर्मूला लगता है, लेकिन इसमें ये बात याद रहे कि जो डिस्टेंस हमारा आता है ना, वो एक तरफ का या दो तरफ का आता है। इसे कभी हमें डबल करना होता है, कभी हमें हाफ करना होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो जैसे इसने अगर साउंड, सोनार ने, सिस्टम ने यहाँ से भेजी साउंड और वो वापस आ रही है, तो होगा क्या, ये जाके वापस आने में इसने डबल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो जो हमारा डिस्टेंस आएगा ना, यहाँ से देखो इसका फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो 1531 मल्टीप्लाई बाय 1.02 मीटर आंसर आ जाएगा ये। लेकिन ये डिस्टेंस तो आ जाएगा, लेकिन ये जाने और आने का दोनों डिस्टेंस हो गया। तो अगर हम क्लिफ का डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस ऑफ क्लिफ, क्लिफ का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, वो इस डिस्टेंस का हाफ हो जाएगा, यानी 1531 मल्टीप्लाई 1.02 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो टाइम है, हमने तो जाने और आने का टाइम लिया, तो इस दौरान जो हाइट है उसका डबल ट्रैवल कर लिया हमने डिस्टेंस। तो इसे यहाँ से काट देंगे तो हो जाएगा 0.51, ठीक है। तो 1531 मल्टीप्लाई बाय 0.51, तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्व करके 780.81 मीटर, ठीक है। तो 780 मीटर ऑप्शन है नियर बाय, तो आंसर हमारा हो गया सेकेंड ऑप्शन, ठीक। तो सोनार वगैरह में ध्यान रखना है कि डिस्टेंस डबल आता है। आसान क्वेश्चन होता है बहुत ही न्यूमेरिकल का, साउंड के न्यूमेरिकल बहुत आसान है। द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। देखो ये टावर खड़ा है एक, इस पे एक बार तो जो सूरज की किरण पड़ रही है ना, सूरज की किरण पड़ रही है मानो यहाँ से, तो ये जो एंगल है एक बार तो 30 डिग्री है, ठीक है, और एक बार इस पे एंगल है 60 डिग्री, ठीक। तो वैसे तो हमें इसे पढ़ के पता लगना चाहिए, तो बोल रहा है कि फाउंड टू बी 40 मीटर लंबी है, कब, 30 डिग्री, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, तो जब 30 डिग्री एंगल है इसका, तो ज़्यादा लंबी हाइट है शेडो की 60 डिग्री से, ठीक है। तो शेडो, ये पोल है और ये शेडो है। तो अगर देखो होता क्या है ना, अगर जब एक फिगर में दो एंगल हो,
तो पास वाला एंगल बड़ा होता है, दूर वाला एंगल छोटा होता है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये हमने हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री है, तो पास वाला एंगल हमेशा बड़ा होता है। तो पास का एंगल बड़ा है यानी ये डिस्टेंस छोटा होगा, और अगर एंगल छोटा है तो ये डिस्टेंस बड़ा होगा। तो ये तो बेसिक सी बात है, लेकिन हमें पढ़ के पता चलना चाहिए। तो यानी अगर इसको मैं x ले लूँ तो ये जो है ये बड़ा है, कितना ज़्यादा है, 40 मीटर ज़्यादा है। समझिए बात को। ठीक है, तो ये वाला x + 40 और ये x है। तो हाइट ऑफ द टावर बताओ, तो हाइट ऑफ टावर को हम मान लेते हैं y मान लेते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, y। ये ABC नाम हो गया और ये हो गया PQR ट्रायंगल नाम दे दिया। तो इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अब कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगेगी इसमें, 10। देखो ये एंगल दिया है ना, इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, लेकिन हमें इसका कोई करना नहीं है कुछ भी। इसीलिए इन ट्रायंगल ABC हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC में हमने क्या लिखा कि tan थीटा क्या होता है, P/B। ठीक है, इसीलिए हमने इसको लिख दिया कि tan C, ये C एंगल है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया AB और बेस क्या हो गया BC। हालांकि हमारे पेपर मतलब MCQ वाला है, तो लिखने के तरीके से कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए सही तरीका। तो tan 30 क्या हो जाएगा, y/x + 40। तो tan 30 की वैल्यू हो गई हमारी 1/√3 y/x + 40। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू निकाल लो, तो x + 40 हो गया y√3। तो यहाँ से x आ गया हमारा y√3 - 40। ठीक है, यहाँ से x आ गया, लेकिन हमें चाहिए y की वैल्यू, हम दोनों x को सेम कर देंगे। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, इन ट्रायंगल PQR में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, y/x के, यानी √3 हो गया y/x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई y/√3। अब देखो ये भी x है और ये भी x है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों x को इक्वल रख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा y/√3 - 40, ये वाला x इज इक्वल टू y/√3। दोनों को इक्वल रख दिया तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y - 40√3 इज इक्वल टू y। ये 3y - y इस तरफ आ जाएगा, 40√3 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू 40√3, y इज इक्वल टू 40√3/2 हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 20। तो y की वैल्यू आ जाएगी 20√3, यानी y हमने क्या मतलब हाइट ऑफ टावर 20√3। ये तो 20 अपॉन है, फर्स्ट ऑप्शन 20√3 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट 29th क्वेश्चन, अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। एक हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर हो गया हमारा, और इसके ऊपर एक राइट सर्कुलर कोन है, इसके ऊपर एक कोन है। ठीक है, एक हो गया हेमिस्फेयर, दो फिगर को ज्वाइन करा हुआ है, एक हेमिस्फेयर हो गया और एक कोन हो गया। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस हो जाएगा डायमीटर का हाफ 4/2, यानी ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो हेमिस्फेयर और कोन का जो रेडियस है वो कॉमन है, दोनों का सेम है, इसीलिए हेमिस्फेयर का डायमीटर भी 4 होगा और रेडियस इसका 4/2 यानी 2 होगा। तो इस तरह की फिगर्स में ये होता है, जब दो फिगर्स ज्वाइन होती है ना, तो आपको सारी वैल्यूज निकालनी होती है पहले तो। द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, अब इसकी वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम क्या आएगी, दोनों को प्लस करके आ जाएगी। ठीक है, तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके इक्वल हो जाएगी, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों को प्लस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला है 2/3 πr³ और वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 πr² h। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, πr²/3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 2r और ये बचेगा h। ठीक है, इसमें वैल्यू डाल देते हैं। अब सब कुछ 2, ये हाइट भी और रेडियस भी सारी वैल्यू 2 है, 2 डाल दो। पाई इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 3, ये 2 × 2 + 2, ये सॉल्व करके आ जाएगा 4π/3। 2 2 4 और 4 और 2 6, 3 से कैंसिल हुआ 2, 4 2 8 पाई। ठीक है, पाई के टर्म्स में आंसर है, नहीं डेसिमल में। पाई को क्या लेना है, कुछ बोला तो नहीं है ना, 22/7 ले लेते हैं। तो इट इज़ इक्वल टू 8 × 22/7, 2 8 16, 176/7, इसे डिवाइड कर देते हैं। 7 2 14, 36, 7 5 35, पॉइंट लगा के 0 10, 7 1 7 30 आएगा, 7 25.14।
25.14, 25.12 नियरेस्ट यही आ रहा है, तो आंसर हो गया 25.12। दो कैलकुलेशन में शायद हमने गड़बड़ कर दी हो, तो आंसर सेकंड पार्ट बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है EMER स्टैंड्स फॉर, EMER की फुल फॉर्म क्या है? तो EMER की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग रेगुलेशंस। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, इलेक्ट्रिकल होता है। ठीक, तो ये तो बेसिक वाले क्वेश्चन हैं जो बेसिक फुल फॉर्म्स अपने को याद करनी होती है EME से रिलेटेड जो है। तो ये तो पूरी लिस्ट हमने जो वीडियोस में बनाई हुई है उसमें मिल जाएगा आपको, पहले से है। ठीक है। अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3। तो कन्वेक्स मिरर कौन, देखो ये कनकेव मिरर होता है, ये वाला कनकेव है, और ये वाला कौन सा होता है? कन्वेक्स होता है। तो इसका जो सेंटर होता है वो यहाँ होता है, इसका फोकस भी इस तरफ होता है, सेंटर भी इस तरफ होता है, राइट साइड में। इसीलिए अगर आप इसको प्रिंसिपल एक्सिस से कंपेयर करो तो राइट साइड में क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना, इस तरफ। इसीलिए यहाँ पे फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों क्या होगा? पॉजिटिव। या फिर याद करने के लिए आसान चीज़ बताइए, कन्वेक्स और कनकेव, इसमें क्या होता है? लास्ट में एक्स है ना जिसके, ये पॉजिटिव होता है, एक्स को थोड़ा सा घुमा दोगे तो प्लस हो जाएगा ना। और कनकेव मतलब नेगेटिव, नेगेटिव के लास्ट में भी वी आता है, इसमें भी नेगेटिव। तो इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? इसका जो फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे ये मिरर हो या फिर ये लेंस हो, दोनों में। चाहे ये मिरर हो या फिर ये लेंस हो, तो याद करने का तरीका है। ठीक है, तो अब इसको आगे वो कर देते हैं। तो कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखना है कि मिरर कौन सा है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कैपिटल R क्या है? 3, तो ये जाएगा +3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, तो 3/2 सेंटीमीटर हो गया ये, या 1.5 सेंटीमीटर। अब बस इज लोकेटेड, तो बस क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट U, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? माइनस होता है, -5 मीटर है। तो मैग्नीफिकेशन बताओ, मैग्नीफिकेशन यानी M। तो M के दो फॉर्मूले हैं, M का एक तो फॉर्मूला होता है I/O, और एक M का फॉर्मूला होता है -V/U। मिरर में, मिरर की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, तो अगर मुझे V पता लग जाए तो M आ जाएगा, तो पहले V निकालते हैं इसका। V का फॉर्मूला क्या है? 1/F = 1/V + 1/U। ठीक है, ये मिरर फॉर्मूला है। ये लेंस वाले में माइनस होता है, याद रखना, मिरर और लेंस में बहुत कन्फ्यूजन है। तो वैल्यू डाल देते हैं, 1/F हो गया 1/1.5 = 1/V + 1/-5। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, हो जाएगा 10/15, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, = 1/V। यहाँ से 1/V की वैल्यू आएगी, एलसीएम ले लिया 15, 10 + 3 13/15। इसको रेसिप्रोकल होगा तो V की वैल्यू हो जाएगी 15/13। तो हालांकि वह सब चीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसका साइन प्लस आया ना, तो पॉजिटिव मतलब राइट साइड में, और मिरर में राइट साइड मतलब रियल, सॉरी मिरर में आगे काम होता है ना, मिरर में राइट साइड का मतलब हो गया वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। हालांकि सबकी ज़रूरत नहीं है फिर भी। ठीक, तो V आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? M के फॉर्मूले में डाल देंगे। M का फॉर्मूला क्या है हमारा? -V/U। तो -15/13 डिवाइड बाय -5। ठीक, जब भी फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ जाए ना तो इसे डिवाइड करके लिख लेते हैं, तो गलती नहीं होती। -15/13 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल, डिवाइड का जैसे मल्टीप्लाई हुआ रेसिप्रोकल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से ये 3/13, तो ये जाएगा 0.30, 13 दूनी 26, 40, 13 3 39, 0.23। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमारा ऑप्शन नंबर है 0.23। ठीक है, और मैग्नीफिकेशन का साइन पॉजिटिव है, M और I का साइन सेम होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव आया है। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो कौन सा टॉपिक आ गया हमारा? सर्कुलर मोशन का। ठीक है, एक ऑर्बिट सर्कल में घूम रही है, तो सर्कुलर मोशन के हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला है? एक तो V = 2πr/t, जहाँ पे ये V क्या होता है? स्पीड होता है। एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/t। ठीक है, और एक फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। ठीक, जहाँ पे V क्या है? वेलोसिटी होता है या स्पीड होता है, R क्या है? रेडियस होता है, T क्या होता है? टाइम पीरियड होता है, जितनी देर में एक चक्कर लगता है, A क्या है? एक्सेलरेशन है, F क्या है? फोर्स है, और M क्या है? मास है। ठीक है, सारे फॉर्मूले सर्कुलर मोशन के जो हमें यूज़ होते हैं। तो अभी हमें देखते हैं क्या चाहिए। हमें चाहिए स्पीड चाहिए V, हमें रेडियस दिया और टाइम दिया, R और T दिया और V निकालना है। तो फर्स्ट फॉर्मूला लग जाएगा,
ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। v इक्वल टू 2πr/t, तो वैल्यू डाल देते हैं। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा कितना है 42250, डिवाइड बाय टाइम पीरियड हमारा कितना है 24 आवर्स। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से कैंसिल होगा 12, फिर 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा ये 11, फिर 2 से काट दो, 2 से जाएगा 3 पे, 2 से जाएगा 2 1 1 2 5। ठीक है, और तो कटेगा ना, ये 11 इंटू 2 11 1 2 5 डिवाइड बाई 21। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 1 2 5, 2 1 1 2 5 मल्टीप्लाई करेगा 5 7 3 2 3 2, 23 23 75, 23 23 75 डिवाइड बाई 21। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो 21 से डिवाइड करेंगे 23 23 75 को, तो ये आएगा 21 1 सा 21, 22 गया, फिर 1 आएगा, फिर 1 जाएगा 13, फिर 0 आएगा, तो 110 चल रहा है अभी तो। ठीक है, फिर ये 110 के बाद आएगा, 110 के बाद 6 आएगा, है ना, तो 1106 ये रहा, सी ऑप्शन आंसर है। 11065 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा डिवाइड करके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी ये फॉर्मूले भी याद रखना है, ये दोनों फॉर्मूले भी, सर्कुलर मोशन जब भी आएगा तो ये तीनों फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 33 कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड, वर्क डन निकालो। ठीक है, टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कार ऑफ मास 1500 kg, मास दिया है एक कार का कितना है 1500 kg, फ्रॉम 30 to 60, यानी इनिशियल स्पीड इसकी कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल स्पीड इसकी कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 बाय 3600, तो ये कट देता है 5/18 आएगा, 2 से काट देंगे 9 और ये 15, 5 फिर 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 होगा 25/3 मीटर पर सेकंड। ऐसे इसको 60 को मल्टीप्लाई 1000 बाय 3600 करेंगे, या फिर 5/18 से, तो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। अब फॉर्मूला वर्क डन, देखो वर्क, एनर्जी और हीट एक ही बात होती है, ये ध्यान रखना न्यूमेरिकल के लिए। तो वर्क यानी एनर्जी, या फिर हाफ m v² माइनस u², काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये जाएगा हाफ m की वैल्यू है 1500 मल्टीप्लाई v² मतलब 50/3 का स्क्वायर माइनस 25/3 का स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 750 मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गया, 750 आ गया, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी a माइनस बी कर देते हैं, अपॉन में 3 का स्क्वायर हटा दो, प्लस बी हो गया 75, माइनस करा 25 हो गया, और नीचे से 9, एलसीएम लेंगे 9। ठीक है, स्क्वायर करके 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 से कर जाएगा, ये भी 250, तो 25 25 625, 250 गुना में 625, तो ये हो जाएगा 156250 जूल। एनर्जी की या वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या है, जूल। तो ये 1562, तो ये वाला ऑप्शन होगा। ये फोटो में क्लियरली दिख नहीं रही है 10 की पावर, तो आगे से नंबर दिखा के यही आएगा 1.5 इंटू, क्योंकि 0.0 लिख सकते हैं इसे, तो ये पॉइंट जितनी बार आएगा ना 1 2 3 4 5, तो 1.56 हो गया, मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 जूल हो जाएगी। ये जितनी बार डेसिमल आगे आएगा, कितनी डिजिट उठी, 3 2 5 बार आ गया है ना, तो -5 हो जाएगा। -5 नहीं +5, सॉरी, लेफ्ट आता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली दिख नहीं रहा, 5 ही होगा, ये थर्ड ऑप्शन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट दी हुई है जिसके पॉइंट्स है 5,9 और 17,19, तो ये x1 y1 होता है और ये x2 y2 होता है, तो इसका मिड पॉइंट निकालना है। मानो ये a b है, तो इसका c मिड पॉइंट निकालो। तो हमें पता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है,
मिड पॉइंट में x की वैल्यू कैसे आती है, x1 प्लस x2/2, और y की वैल्यू कैसे आती है, y1 प्लस y2/2। तो ये पॉइंट x, y होता है मिड पॉइंट। तो यहाँ से x1 हो गया हमारा 5 और ये हो गया 17, 5 प्लस 17/2, 17 और 5 क्या हो गया 22/2 यानी कि 11। और ये हो जाएगा 9 प्लस 19/2, 19 और 1 20, 28/2 यानी कि 14। तो x, y हमारा पॉइंट क्या हो गया 11, 14। फर्स्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है इफ़ द पॉइंट्स ए बी सी डी टेकन वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में मानो ए बी सी डी, जब भी हम इसके पॉइंट्स लिखते हैं तो या तो सीधी घड़ी बनानी होती है या उल्टी घड़ी बनानी होती है, याद रखना नहीं तो गलत हो जाता है क्वेश्चन। ए हो गया 6,1, बी हो गया 8,2, लग रहा है कुछ गड़बड़ ना हो जाए देखने में, ये है 9,4 और ये है P,3। ठीक है, तो P की वैल्यू बताओ। तो देखो हमें एक पैरेललोग्राम जो होता है ना, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, या फिर इसे दूसरी भाषा में कहें कि जो O होता है ना, तो इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि O इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है एक। ठीक है, O जो है इसका भी मिड पॉइंट होता है और इसका भी मिड पॉइंट होता है। तो हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, यानी इस वाइट लाइन का मिड पॉइंट भी O ही है और ब्लू वाले का भी O ही है। ठीक है, तो हम उसी कलर से बना लेते हैं, एक वाइट लाइन बना लेते हैं, एक ब्लू बना लेते हैं। ठीक है, ब्लू हो गया हमारा AC और वाइट हमारा हो गया BD। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं। ये हो गया 8,2 और ये हो गया P,3। ऐसे यहाँ पे हो गया 6,1 और ये हो गया 9,4। अब देखो इसका भी मिड, ये O मान लो, ये इसका भी मिड पॉइंट है और इसका भी मिड पॉइंट है। यहाँ से O को मैंने लिख लिया x, y, ये भी लिख लिया x, y। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है इस वाली लाइन के लिए, ये x1 y1 और ये x2 y2। तो हम जैसे पिछले क्वेश्चन में मिड पॉइंट निकाला था सेम वैसे निकालते हैं। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस P/2। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस 9/2, 15/2। देखो अब ध्यान से समझो, y की ज़रूरत नहीं है हमें इसलिए निकाल नहीं रहे। अब देखो ये जो x है ये मैं इधर से निकालूं या इधर से निकालूं, पॉइंट तो सेम है ना, एक ही पॉइंट है, एक ही x है, तो वैल्यू भी सेम आनी चाहिए। इसीलिए ये और ये वैल्यू क्या होगी, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, सो देयरफॉर 8 प्लस P/2 किसके इक्वल होना चाहिए, 15/2 के। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से P की वैल्यू हो जाएगी 15 - 8 यानी कि 7। और यही हमसे पूछा था P की वैल्यू बताओ, तो P की वैल्यू क्या होगी हमारी 7, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, 2 डाइज आर थ्रोन एट रैंडम। 2 डाइस फेंके हैं, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो सम है वो बोथ द डाइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। तो देखो जब हम 2 डाइस को फेंकते हैं, 2 डाइस, देखो 2 डाइस को एक साथ फेंको या एक डाइस को 2 बार फेंको, एक ही मतलब होता है। ठीक है, तो जब हम 2 डाइस फेंकते हैं तो क्या क्या पॉसिबल इवेंट्स होते हैं, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6। भाई पहले डाइस में 1 है, दूसरे में 1, पहले में 1 दूसरे में 2, तो ये 6 पॉसिबल इवेंट हो गए। ऐसे ही इसके भी 6 पॉसिबल इवेंट्स होते, 6 पॉसिबल 2 जब आगे होगा वो हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर 3, पहले 3 आएगा, बाद में नंबर आते रहेंगे, 3,1, 3,2, 3,3। 2 डाइस है ना, इन दोनों को मिला के एक काउंटिंग होती है इसमें, 3,5, 3,6। ठीक है, फिर 4 हो सकता है आगे, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। अब आगे 5 आ गया पहले डाइस में और दूसरे डाइस में वही नंबर चलते रहेंगे मानो। तो ये तो जब भी 2 डाइस फेंकेंगे ना तो ये तो फिक्स होता है, 2 डाइस जब भी फेंकोगे तो यही पॉसिबल इवेंट होते हैं, ये तो आपको आने ही आने चाहिए हर हाल में लिखने। तो ये टोटल पॉसिबल इवेंट हो गए, टोटल पॉसिबल हमारे इवेंट क्या क्या आ सकते हैं, जो कि 36 होते हैं ये। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी होता है 6 की पावर n निकालने का। ठीक है, तो अब इसको क्या चाहिए, हमें वो नंबर चाहिए जिसमें हमारा जो समय या तो 4 है या 4 से 8 है या 8 से ज़्यादा है। अब देखो हमारा जो 8 सम है ना, 8 देखो यहाँ सम आता है, हाँ
जब भी सम वाला क्वेश्चन आएगा ना, देखो इसके उस तरफ वाले सम 8 से कम है, इस तरफ वाले सम 8 से ज़्यादा है, तो जब भी सम आए तो ऐसे एक लाइन होती है, देखो इन सब का सम 2 है, इनका 3 है, इनका 4 है, इनका 5 है, डायगनल ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे करके इन सब का 6 है, इन सब का 7 है, इसीलिए मुझे पता है 7 6 5 तो ये सब कम है, तो 8 से ज़्यादा वाले इधर हो गए। तो हमारे लिए जो फेवरेबल इवेंट है, फेवरेबल इवेंट क्या है, यानी हमारा जो समय है वो 8 या 8 से ज़्यादा होना चाहिए, तो कितना हो गया 1 2 3, ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 5 4 9 3 12 13 14 15, तो हमारे लिए फेवरेबल कितना है 15। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या, सम ऑफ 8 और ग्रेटर देन 8, यानी हमारा सम जो है या तो 8 आना चाहिए, 8 से ज़्यादा आना चाहिए, तो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 15/36, क्योंकि पॉसिबल ऊपर आएंगे ना, फेवरेबल ऊपर आएंगे और पॉसिबल नीचे आएंगे, तो 15/36 यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखो अगर ये पॉलिनोमियल होता है तो पॉलिनोमियल में क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और इक्वेशन में क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है, सिर्फ एक ही फ़र्क होता है इक्वल टू का साइन का। इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होता है, पॉलिनोमियल में इक्वल टू का साइन नहीं होता, ये हमें खुद से लगाना होता है पॉलिनोमियल में। तो इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लो या डी मेथड से कर लो, तो मिडिल टर्म से कर देता हूँ। तो हमें प्रोडक्ट का चाहिए 8, इसका तरीका क्या होता है, फैक्टर बना लो इसके, फिर इसको अलग अलग तरीके से लिख लो, फिर इसके 2 पेयर बना लो, इसको 4×2 लिख सकते हैं या फिर 8×1 लिख सकते हैं, यही 2 तरीके हैं। तो हमें डिफरेंस 2 चाहिए, तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया 4 और 2। साइन माइनस का चाहिए, इसलिए माइनस बढ़ा रखना, तो -4x + 2x, ठीक है, ये हो गया। अगर किसी से ऐसे नहीं होता तो इसका एक तरीका और होता है। एक तरीका क्या है कि आप इसका माइनस कॉमन ले लो और अंदर 4 - 2 लिख लो। किसी को ना उसमें प्रॉब्लम होती है साइन में, तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की जगह 4 - 2 लिखा, आप इसे सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x² - 4x + 2x - 8 अपने आप आ जाता है, फिर ये साइन की गलती नहीं होती ऐसा करने से, ठीक है। अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन आएगा x, तो यहाँ बचेगा x - 4, और यहाँ पे से 2 कॉमन आएगा तो बचेगा x - 4 = 0, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये, अब इन दोनों में x - 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बच गया x और यहाँ से बच गया 2। अब 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करके 0 तभी आ सकता है जब उनमें से कोई एक 0 हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, लेकिन हमें पता नहीं है क्या 0 है, लेकिन कोई ना कोई 0 है ये तो पता है। तो x की वैल्यू 4 आ गई और x की वैल्यू -2 आ गई, तो 4 और -2 यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज डैश टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। देखो इसके लिए ना आपको एक बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। मानो 2 ट्राइंगल है ABC और DEF, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है एक थ्योरम होता है कि इफ़ ट्राइंगल ABC इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF किसके इक्वल होता है, इसकी साइड के स्क्वायर के, साइड के रेशो के स्क्वायर के। लेकिन लाइन से जैसे यहाँ से AB लिखा तो ये DE होगा, यहाँ से BC लिखा तो ये EF होगा, ठीक है, इसके स्क्वायर के, या फिर AC/DF के स्क्वायर के, या फिर इसके पेरीमीटर के भी होता है, पेरीमीटर ऑफ ABC बाय पेरीमीटर ऑफ DEF के भी स्क्वायर के। ये सब हालांकि थ्योरम में नहीं है। इसके अलावा ये मीडियन के स्क्वायर के भी, जैसे मानो इन दोनों का मीडियन बना देना हम, AM और DN, मानो मीडियन है तो AM/DN के स्क्वायर के भी इक्वल होता है। मीडियन क्या होता है, मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो ट्राइंगल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है, या फिर एक ऐसी लाइन जो सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट को टच करती है। तो मीडियन क्या होती है भी पता होना चाहिए हमें। तो देखो अब एक्चुअल में थ्योरम तो ये है, लेकिन क्वेश्चन कुछ और पूछा है। क्वेश्चन ये पूछा है कि रेशो छोटी है, हाफ है, इक्वल है या ग्रेटर है, तो हमें को क्या करना पड़ेगा, इसको कंपेयर करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं इन दोनों से अब, ठीक है। मानो मैं समझता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, हमें पता है कि ये किसके इक्वल है, AM/DN के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो अब इसने पूछा है कि रेशो जो एरिया का है ये स्क्वायर ऑफ रेशो के क्या है, इक्वल है, छोटा है, बड़ा है, क्या है, तो ये इक्वल है, ठीक है। तो ये स्क्वायर की रेशो के मतलब मीडियन की रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो थ्योरम है हमारा, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा, घुमा के पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना है। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट का क्या होता है, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट सर्किट के टाइम पे करंट क्या होता है, इंक्रीजेज हैवीली,
इसीलिए तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, करंट ज़्यादा फ्लो होता है। लेकिन ये होता क्यों है फ्लो? देखो हमें पता है कर वी, हमारे पास फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू आई आर, ये कौन सा है? ओम्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ से आई का फॉर्मूला होता है वी बाय आर। लेकिन ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट होता है ना, एट शॉर्ट सर्किट के टाइम पे रेजिस्टेंस क्या हो जाती है हमारी? ज़ीरो हो जाती है। तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर में अगर आप आर को ज़ीरो लिखो तो ये आ जाता है वी बाई ज़ीरो आई, और डिवाइड बाई ज़ीरो मतलब इन्फिनिटी। तो आई की वैल्यू क्या हो जाती है? इन्फिनिटी, यानी बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करने लग जाता है, इंक्रीजेज हैवीली। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हटके क्वेश्चन है बिल्कुल। विच एनक्रिप्शन टूल इज़ यूज टू एनक्रिप्ट डाटा इन पीसी? एनक्रिप्शन टूल का मतलब समझते हो? एनक्रिप्शन आजकल वो सुना होगा आपने, वो बिटकॉइन के अंदर एनक्रिप्शन बहुत आ रहा है, या फिर आजकल एनक्रिप्शन उसमें भी आता है व्हाट्सएप के हर मैसेज में दी कॉल्स आर एनक्रिप्टेड। अब तक तो सबको एटलीस्ट इतना तो समझ में आता ही होगा, एनक्रिप्शन का मतलब होता है कोडिंग और डिकोडिंग होता है। कोडिंग और डिकोडिंग मतलब समझ सकते हो कि आपने एक मैसेज भेजा, सपोज मैंने लिखा हाय, तो ये हाय डायरेक्ट सेंडर को हाय नहीं भेजता, ये क्या करता है, इसको कुछ और बना देगा, ABC कुछ कोड बनाएगा इसका, और फिर इस कोड को वहाँ भेजेगा। फिर वहाँ पे जाके एक और सिस्टम होगा जो इस कोड से हाय वापस बनाएगा। तो इसको बोलते हैं एनक्रिप्शन, ताकि रास्ते में किसी को ये ना पता चले कि क्या भेजा गया है। इसको बोलते हैं एनक्रिप्शन, का मतलब ये होता है। ठीक है, तो डाटा को एनक्रिप्ट करते हैं जब हम किसके अंदर? पीसी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर जब हम डाटा एनक्रिप्ट करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन में ना गड़बड़ है कुछ, क्योंकि जो बिट लॉकर और वेरा क्रिप्ट है ना, ये दोनों ही एनक्रिप्शन के टूल्स होते हैं। ये दोनों ही क्या है? एनक्रिप्शन के टूल्स हैं। तो इसीलिए दोनों आंसर तो हो नहीं सकते। अच्छा, विनजिप क्या है? विनजिप एक तरीके का फाइल कंप्रेशन टूल है। फाइल को कंप्रेस करते हैं ना हम, जो उसका साइज़ कम कर देता है, फाइल कंप्रेशन टूल, ताकि हम उसे सेंड कर सके, मतलब उस पर नेटवर्क पे। और डिजी लॉकर तो डिजिटल लॉकर सेवा है, ये तो इट इज़ अ डिजिटल लॉकर सर्विस। ठीक है, तो इसके अंदर दो आंसर हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कोई मतलब आप अटैम्प्ट करके आते हो ना, तो आपको मार्क्स मिलते हैं, चाहे आप गलत भी टिक कराओ, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। तो इसमें दो ऑप्शन आंसर है, दोनों ही एनक्रिप्शन टूल है, कब पीसी में यूज़ होते हैं दोनों। ठीक है, बाकी दोनों के बारे में पता होना चाहिए हमें क्या क्या है। CPU ना कंप्यूटर से, भाई ये इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? माइंड ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का माइंड है तो बहुत बेसिक्स है, कंप्यूटर के बेसिक्स वाले वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा, जहाँ पे हमने बेसिक्स का वीडियो किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 16 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में, या फिर कह सकते हो इसकी खुद की स्पीड। बोट की स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इट टेक्स इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, शायद ही गड़बड़ ना हो जाए। 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ये 16 है कि 18 है, देख लेते हैं। देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताओ। देखो, एक तो जब भी अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन आता है ना, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, तो बेसिकली लोग इसको अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में घुस जाते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में क्वेश्चन किसका होता है? डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का। डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का क्वेश्चन होता है एक्चुअल में। ये तो बहुत बेसिक सी, ये तो दो लाइनों बाद ही खत्म हो जाता है अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो असली काम तो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का होता है, ध्यान रखना है। तो हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम लिखा है, पूछा हमें, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वाटर या करंट एक ही बात होती है। स्ट्रीम, वाटर, करंट, रिवर, कुछ भी कहो एक ही बात है। तो हमने इसको क्या मान लिया? x मान लिया, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? स्पीड ऑफ बोट निकालते हैं अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में। तो यहाँ से हमारी स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, बोट की स्पीड जब वो अपस्ट्रीम जा रही है वो क्या हो जाएगी? अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट जा रही है पानी के, तो 16 माइनस एक्स। देखो इसमें ना हो सकता है चेंज करना पड़े, हम आंसर निकालने के बाद चेक करेंगे वैल्यूज़ क्या है ना। ऐसी स्पीड ऑफ बोट जब वो डाउन स्ट्रीम जाएगी तो हो जाएगी 16 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर, स्पीड प्लस हो जाएगी। देखो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट यहीं पे ख़त्म हो चुका है। अब इसके आगे जो कुछ भी करेंगे ना, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का बस इतना सा ही काम होता है। अब हम जो भी करेंगे वो करेंगे डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। तो ये बोलता है कि जब वो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है और 24 किलोमीटर ही डाउन स्ट्रीम आ रही है, तो यहाँ पे जो है कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है? 1 घंटा ज़्यादा लगता है इसको यहाँ पे। तो ये ज़्यादा है और ये कम है, तो कम में हम प्लस कर दिया हमने 1 आवर, तो ये इक्वल हो जाएगा। छोटे में प्लस करते हैं। अब देखो
कभी भी जब मैथ्स की स्टेटमेंट बनती है तो हमेशा मैंने बताया जैसे रुपीज़ प्लस रुपीज़ विल गिव यू रुपीज़, पैसे में पैसा जोड़ के पैसा ही आएगा ना, ठीक है। ऐसे ही किलो में किलो जोड़ोगे तो किलो आएगा, यानी कि यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए, तभी वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। अब देखो ये क्या है, 1 आवर है, तो 1 आवर क्या होता है, टाइम है, तो ये भी टाइम होना चाहिए और ये भी टाइम होना चाहिए, तभी तो आप उसको टाइम से प्लस कर पाओगे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, 24 अपॉन स्पीड क्या थी, 16 माइनस एक्स अपस्ट्रीम की, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड 16 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब यह कन्फ्यूजन है क्योंकि वह फोटो क्लियर नहीं है, देख लेते सॉल्व करके क्या आ रहा है। इसका एलसीएम आ जाएगा प्लस 16 प्लस एक्स डिवाइड बाय 16 प्लस एक्स, एलसीएम आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा 24 गुना में 16 प्लस एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20 30 40, 40 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस एक्स। अगर इसका ऑप्शन आ गया कुछ तो ठीक है, नहीं तो फिर इसकी वैल्यूज़ चेंज करके देखनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा हमारा 384 प्लस 24 एक्स बराबर 4 6 24 640 माइनस 40 एक्स प्लस 16 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेंदी हो गया क्वेश्चन, लेंदी तो खैर क्या है, लेकिन बस यही इसमें डाउट हो रहा है कि क्वेश्चन में वैल्यूज़ क्या है। ये ना 18 है वैल्यू, ठीक है, 18 कर लो इसको, ये वैल्यू क्या आएगी, 18 है। ऐसे दोबारा सॉल्व कर देते हैं इसके आगे। तो भी जाएगा 24 मल्टीप्लाई, एलसीएम लेंगे पहले, 24 बाय, ये इसको एक तरफ कर देते हैं, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 24 कॉमन आ जाएगा, 24 को कॉमन निकाल देते हैं बाहर, ये जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स हो जाएगा, ये भी ऊपर जाके, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई होकर यहाँ जाएगा 2x, तो 48x इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 बराबर 0। अब क्या करना है, इसे मिडिल टर्म से कर दो या डी मेथड से कर दो, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 54 और 6 प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन लेंगे, x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 54 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 6 बराबर 0। तो या तो यहाँ पे क्या होगा, या तो x प्लस 54 0 होगा या फिर x माइनस 6 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 6 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 54 आएगी, ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 6, तो x क्या था, स्पीड ऑफ वाटर या करंट या स्ट्रीम, तो आंसर आ गया C 6 किलोमीटर पर आवर। द कलर्स ऑफ कॉप्स ऑफ EME, भाई ये तो किसी को आता ही होगा, रोज़ देखते हैं झंडा तो, है ना, बट बेसिकली एग्जैक्टली वो कलर का नाम ज़रूर याद रखना है, ठीक है। एग्जैक्टली कलर कौन कौन से हैं, ऑक्सफोर्ड ब्लू सबसे पहले, अच्छा इसका सीक्वेंस भी याद रखना है, इसमें आगे पीछे है ये, ऑक्सफोर्ड ब्लू, गोल्डन येलो और स्कारलेट, ठीक है। स्कारलेट कुछ रेड जैसा है लेकिन नाम इनके याद रखने आपको, और गोल्डन येलो, ये झंडा, तो ये भी याद रखना है इनका ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो स्कारलेट, ऑक्सफोर्ड ब्लू और गोल्डन येलो बी ऑप्शन है, लेकिन ऑर्डर ये है 1 2 3, ठीक। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ दी हुई है वायर की कितनी है 1 मीटर, इज 26 ओम्स, और रेजिस्टेंस दी हुई है 26 ओम, ठीक है। इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर कितना है 0.3 मिलीमीटर, तो रेजिस्टिविटी बताओ ओम मीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, डायमीटर की ज़रूरत नहीं, रेडियस निकालो पहले, इसका डिवाइड बाय 2 करेंगे, 0.15 मिलीमीटर हो गया। इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसको डिवाइड बाय 100 और कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा।
अगर 0 पॉइंट यही रहने देते हैं, 15 बटे में 3 जीरो तो ये थे और 2 ऊपर से आगे 5 जीरो मीटर, ठीक है। या फिर 15 रहने दें इंटू 10 की पावर -5 मीटर। ये रेडियस है, ये स्मॉल आर लिख लेते हैं इसे, रेजिस्टेंस और दोनों के सिंबल सेम हो गए ना। देखो रेडियस की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ρl/a, इसमें जो a है एरिया, ये क्या होता है, वायर का क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है, इसमें सर्कल का फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमारे पास है 26 ओम, रेजिस्टिविटी हमें निकालनी है, लेंथ हमारी 1 ओम है और एरिया हमारा हो गया πr²। रेडियस की वैल्यू है ये। तो 26 पाई को कुछ लेने के लिए बोला है क्या, नहीं, पाई ऊपर आ गया यहाँ पे, तो 22/7 हो जाएगा। ये रेडियस हो जाएगा 15 इंटू 10 की पावर -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू रो। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 26 दूनी 52, ये 572 गुना में 15 होगा 225, 15 का स्क्वायर 10 की पावर -2 हो गया, 10 की पावर -10 डिवाइड बाय 7, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ऐसे में जब पावर वाला क्वेश्चन आ जाता है ना, पावर्स को सॉल्व करना, तो पावर को बिल्कुल अलग रखो, इसको कुछ मत छेड़ो, बाकी नंबर्स को सॉल्व कर लो। तो आप क्या करो, 572 इंटू 225/7 को अलग करो एकदम, ठीक। अब ये सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा, इसको सॉल्व करके आ रहा है 128,700 मल्टीप्लाई करके आया डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 एज इट इज़ रहेगी। इसको डिवाइड करके आता है 18385.71 10 की पावर -10, ठीक है। अब होता क्या है, जब हम इसको लेफ़्ट में लाते हैं ना, डेसिमल को, जो डेसिमल है ना, इसको उठा के यहाँ लाएंगे 1 पॉइंट, क्योंकि साइंस का जो स्टैंडर्ड बोलता है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग हमारा डेसिमल जो है ना हमेशा एक नंबर के बाद होना चाहिए, इसीलिए 1.83 हो गया। लेकिन इस डेसिमल ने कितने प्लेस जंप करें, 1 2 3 4, 4 डिजिट छोड़ के आगे आ गया ना, इसीलिए लेफ़्ट की तरफ आता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, +4 हो जाती है पावर 10 की, जाएगा 1.83 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 ओम मीटर। तो 1.84 10 की 83 को राउंड ऑफ करके 4 कर दिया इन्होंने, 10 की पावर -6। अब इसके ऑप्शन में -6C लग रहा है, देखने से फ़ोटो थोड़ी सी क्लियर नहीं है, यही आंसर है, ठीक है, 10 की पावर -6। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयरन रॉड है, आयरन रॉड की शेप क्या हो गई, सिलेंडर हो गई, ठीक है, शेप क्या हमारी, सिलेंडर। इसका डायमीटर दिया है 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ दी है, लेंथ कह लो या हाइट कह लो, एक ही बात है, 8 सेंटी, क्योंकि अगर कोई चीज़ लेटी हुई है तो लेंथ है, अगर यही चीज़ को आपने ऐसे खड़ा कर दिया तो ये क्या होगी, हाइट हो गई, ठीक है। तो ये वैल्यू दी हुई है इसकी। इससे हमने क्या किया, वायर बना दी, वायर की शेप भी क्या होती है, सिलेंडर ही होती है, ठीक है, वायर की शेप क्या होती है, सिलेंडर ही होती है भी। तो इसकी लेंथ दी हुई है 50 सेंटीमीटर, तो डायमीटर बताओ इसका क्या होगा। तो पहले रेडियस निकालेंगे तो डायमीटर आ ही जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, दोनों की वॉल्यूम बराबर हो जाएगी, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1, या फिर वॉल्यूम ऑफ रॉड कह लो, वॉल्यूम ऑफ रॉड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। दोनों की वॉल्यूम इक्वल कर दो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, πr²h, पाई r²h, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे r हो गया 1/2, हाइट हो गई 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे r नहीं पता, हाइट हो गई 50, 2 से काट दिया 4, 2 से काट दिया 2, इससे काट दिया 50, यहाँ से रेडियस का स्क्वायर हो गया 1/50, सॉरी 25 आएगा ना, 50 को घटा तो 25, 1/25, तो रेडियस क्या हो जाएगा, √1/25, और 1/25 का अंडर रूट क्या होता है, 1/5 यानी 0.2 सेंटीमीटर। लेकिन ये रेडियस है, हमें क्या चाहिए था, डायमीटर, तो रेडियस हमारा कितना है, 0.2 सेंटीमीटर। तो इसको डायमीटर निकालना तो डबल कर दो, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हो गया 0.4 सेंटीमीटर। में चाहिए तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 4
मिलीमीटर, क्योंकि ऑप्शन में हमारे मिलीमीटर है, तो सी ऑप्शन आंसर है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। देखो ये स्ट्रेट वायर है, इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, ऐसे सर्कल्स में। और इसमें कौन सा रूल लगता है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए ना। तो ऊपर की तरफ है तो कैसे आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ऐसी होती है ना। अगर ये करंट मानो नीचे की तरफ जा रहा है तो इस पे जो फील्ड होगी वो कैसे होगी, एक मिनट, ऊपर वाली एंटी क्लॉकवाइज और नीचे वाली क्लॉकवाइज हो जाएगी, हाँ सीधी जाएगी। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज होती है। तो इसमें पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होती है, स्ट्रेट लाइन नहीं होती, स्ट्रेट लाइन नहीं होती, रेडियल लाइन नहीं होती, कंसेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन दी वायर, बी ऑप्शन। ये ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जिसका सेंटर कहाँ होता है, वायर के ऊपर। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है, मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 3। देखो ट्रायंगल के जब तीनों वर्टिसेस दिए हों किनारे एक्स और वाई की फॉर्म में, 1, -1, -4, लग रहा है, ये गड़बड़ हो जाती है वैल्यू, अगर गलत हुई ना पूरी कैलकुलेशन ख़राब हो जाएगी। x1 y1, x2 y2 और x3 y3 नाम दे दिया इसमें। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला है हमारा, हाफ x1 मल्टीप्लाई y2 माइनस y3, x2 मल्टीप्लाई y3 माइनस y1, x3 मल्टीप्लाई y1 माइनस y2। x1 की वैल्यू हो गई 1, y2 हो गया यहाँ से 6 माइनस 5 प्लस x2 की वैल्यू होगी -4, y3 हो गया 5 माइनस -1, x3 की वैल्यू हो गई -3, y1 हो गया -1 -6। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हाफ 1 इंटू 1 -4 इंटू 6 -3 इंटू -7। अच्छा यही इसमें क्या है, मॉड्यूलस भी होता है साइड में। मॉड्यूलस का मतलब अगर नेगेटिव आंसर आएगा ना तो उसे प्लस कर देते हैं सॉल्व करके। हाफ मल्टीप्लाई 1 - 24 प्लस 21, हाफ मल्टीप्लाई 22 -2, -1 आंसर आ गया। तो नेगेटिव तो आंसर हो नहीं सकता कभी भी एरिया का, लेकिन इसमें मॉड होता है इसीलिए सॉल्व होके क्या आ जाएगा 1। वैल्यू में गड़बड़ है कुछ, ये वैल्यू कुछ और थी, क्योंकि लग रहा है हमें यहाँ से 6 लेकिन ये वैल्यू कुछ और है, इसीलिए कंफ्यूजिंग है क्योंकि फ़ोटो क्लियर नहीं है। तो ये है कि जो भी वैल्यू होगी वो डाल के सॉल्व कर देना, फॉर्मूला ये होता है, ऐसे ही सॉल्व होगा। इसकी वैल्यू फ़ोटो ढंग से दिख नहीं रही है इसलिए गड़बड़ हो रही है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ इतना, कोलाइड्स टकरा गया किससे और चिपक गया स्टेशनरी वुडन ब्लॉक से, फिर दोनों एक साथ मूव करने लगे। देखो मोमेंटम वाला क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने बता रखा है क्या करना है, सीधा सीधा टेबल बना लो, फिल इन द ब्लैंक्स जैसा क्वेश्चन होता है ये तो। ठीक है, कैसे करते हैं इसको, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, कोलिजन हो रहा है ना, तो एक बिफोर कोलिजन, ये तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको सिर्फ ये टेबल बनाना है और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स कर देना है, और ये आफ्टर कोलिजन। ठीक है, कोलिजन से पहले भी 2 चीज़ें होंगी, इसमें नाम नहीं दिया, ए और बी नाम दे दिया हमने उसे, ए और बी, और तो कोलिजन के बाद भी वही सेम चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये तो फिक्स है टेबल। फिर क्या क्या लिखना है, इसका मास और इनिशियल वेलोसिटी या यू, इसका मास और इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे इसका मास इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इसका मास इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, टकराने के बाद कौन सी फाइनल, इसका मास और इसकी फाइनल वेलोसिटी, वैल्यू भर दो सारी बस। ठीक है, ये वैल्यू डालनी है और ये वैल्यू डालने के बाद क्या करना है, सबका मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम ऑफ ए आई इनिशियल, मोमेंटम ऑफ बी इनिशियल, मोमेंटम ऑफ ए फाइनल, मोमेंटम ऑफ बी फाइनल, इन्हें मल्टीप्लाई करके फिर क्या करना है, टोटल इनिशियल मोमेंटम या टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, इन दोनों को प्लस कर देना है यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे निकालना है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन,
ये मैं बता रहा हूँ एक ही क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं इसके। फिर लास्ट में क्या करना होता है, लास्ट में हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल रख देंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंटम, सॉरी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, दोनों को इक्वल रख दो। टोटल मोमेंटम बिफोर, हालांकि आपको एमसीक्यू में डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन आपको सॉल्व करने के लिए तो सीखना ही पड़ेगा ना। जब आप सॉल्व करोगे ना खुद से तो इतना टाइम नहीं लगता है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो ज़्यादा टाइम लगता है। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, उसके बाद तो बस वैल्यू डालनी है और आंसर निकालना है धड़ाधड़। 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये तरीका होता है पूरा। ये टेबल है एक, इस टेबल में कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें बस फिल इन द ब्लैंक्स करना है अब आपको, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। कलर बदल लेते हैं। अब देखो, एक ऑब्जेक्ट का मास यहाँ 1 kg है, तो इसका मास टकराने के बाद चेंज तो होगा नहीं, सेम रहता है मास। इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था ये, और ये स्टेशनरी वुडन ब्लॉक को चिपक गया। ये वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है बी वाला, ठीक है। तो इसका मास है 5 kg, तो टकराने के बाद भी 5 kg रहेगा, और इसकी वेलोसिटी है 0 क्योंकि ये रुका हुआ था, स्टेशनरी था। दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन, एक साथ जा रहे हैं टकराने के बाद। तो टकराने के बाद दोनों की स्पीड क्या हो गई, सेम है, x मान लिया हमने। हमें पता नहीं इनकी वेलोसिटी क्या, हमने क्या मान ली, दोनों को x मान लिया, ठीक है। अब होगा क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका इनिशियल मोमेंट आ जाए। 1 × 10 इसका इनिशियल मोमेंट हो गया 10 kg मीटर पर सेकेंड। ऐसे हो गया 5 × 0 यानी 0 kg मीटर पर सेकेंड। ये हो गया 1 × x यानी x, और ये हो गया 5 × x यानी 5x। फिर क्या करेंगे, टोटल मोमेंटम निकालेंगे। इसका टोटल मोमेंटम हो गया 10 + 0 यानी कि 10 kg मीटर पर सेकेंड। इसका हो गया x + 5x यानी कि 6x, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल रख देंगे। टोटल बिफोर है 10 और आफ्टर है 6x, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 10/6, 5/3। 1 पॉइंट कैसे है, फ्रैक्शन में, डेसिमल में। डेसिमल में 1 पॉइंट का एक ही ऑप्शन है डी, 1.67 आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 हो गया, 2 और रह गए। द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। इसे डिस्टेंस फार्मूले वाला फार्मूला लग जाएगा 8,7 और 14,15। x1 y1 x2 y2, ए और बी नाम दे दिया पॉइंट को। तो हमारा डिस्टेंस ए बी का फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर देते हैं। x2 हो गया 14 - 8 का स्क्वायर प्लस 15 - 7 का स्क्वायर। तो 14 - 8 हो गया 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। 36 + 64 ये हो गया √100, और √100 की वैल्यू आ गई 10 यूनिट। तो आंसर क्या आ गया, 10, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अर्थ है, एम मास ऑफ अर्थ लिख लिया, मास ऑफ सन लिख लेते हैं। इन दोनों के बीच की ग्रेविटेशन फोर्स बताओ, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला लगा देंगे। मास ऑफ अर्थ है 6 × 10⁻24 kg गिवन है। मास ऑफ सन गिवन है 2 × 10⁻30 kg, और इनके बीच का डिस्टेंस डी लिख लो या आर लिख लो, डी लिख लेते हैं डिस्टेंस। इनके बीच का डिस्टेंस दिया 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो सब कुछ ऐसा यूनिट में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और कैपिटल जी की वैल्यू क्या है, 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg - 2, ठीक है। अब से फॉर्मूला लगा देते हैं सीधा, ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला। फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसके बराबर होते हैं, जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो जी की वैल्यू हो गई हमारी 6.7 × 10⁻11। मास 1 यानी मास ऑफ अर्थ हो गया 6 × 10⁻24। मास ऑफ सन हो गया 2 × 10⁻30 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 1.5 × 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर दोबारा कर दो 1.5 × 10⁻11, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करो, नंबर्स को एक तरफ लिख दो, 6.7, 6 और 2
डिवाइड बाय 1.5 इंटू 1.5, और 10 की पावर्स को एक तरफ लिख दो, -11 इंटू 10 की पावर 24 इंटू 10 की पावर 30 डिवाइड बाय 10 की पावर 11 इंटू 10 की पावर 11। ये 6 2 से 12 हो जाएगा, 6.7 इंटू 12, ये 15 15 200 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर ऊपर सारी प्लस हो जाएगी, -11 + 24 + 30, और नीचे की पावर भी आपस में प्लस हो जाएगी, 11 + 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 6.7 मल्टीप्लाई बाय 12, ये हो गया 80.4 डिवाइड बाय 2.25 मल्टीप्लाई 10 के बाद 30 और 20 50 54 में से एक गया, 43 में से 10 गया, 33 हो जाएगा ये, डिवाइड बाय 10 की पावर 22। अब ये भी हटा देते हैं, 80.4 हट के नीचे 10 आ गया, और नीचे से 2.25 पॉइंट हट के ऊपर 100 चला गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये भी मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी, ये हो जाएगा 804 डिवाइड बाय 225 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 + 1, क्योंकि 10 है ना, एक प्लस हो जाएगी पावर, ये 11 हुआ और ये वाली पावर 1 प्लस हो गई, तो 10 की पावर 12 हो गया ये, और इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 804 को 804 डिवाइड बाय 225, ये हो जाएगा हमारा 3.57 न्यूटन। तो 3.57 इंटू 10 टू द पावर 10 की पावर 12। अब ये ऑप्शन ढंग से दिख नहीं रहे हैं, ये 35.5 है, ये 3.5 है, 10 की पावर क्लियरली नहीं दिख रही, तो थोड़ा सा एक आधा डेसिमल आगे पीछे करके देख लेना है, वैल्यू तो यही है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो गया, बाकी दूसरे पेपर और सॉल्व करके मिल जाएंगे आपको, और किसी भी तरह के टॉपिक में कोई भी डाउट है तो मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं।